अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स विद दुलैबी चैनल। आज हमारा नावल है अजनबी राहों के मुसाफिर। उसकी राइटर हैं ज़रिश नूर, बहुत ही ज़बरदस्त लिखती हैं। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। तुम एक तवाइफ की बेटी हो, ये जुमला इसके कानों पर किसी ताज़ियानी की तरह लगा था। इसने सर उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो आंखों में ज़माने भर की नफरत लिए से घूर रही थी। पलकों की बाढ़ पर रुके आंसू को इसने पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इसने सर झुका लिया और आंसू को बह जाने दिया। आसपास मौजूद बहुत से स्टूडेंट मतवज्जो हो चुके थे और अब अजीब नज़रों से इसे देख रहे थे, जाने जैसे न जाने वो किसी और दुनिया की मखलूक हो। फारिया अपने मुंह से जहर उगल कर चली गई, लेकिन सीरत हमायों को एक नई इम्तिहान में डाल गई। इसके आसपास चहमगोइयाँ जोर पकड़ने लगी। सरगोशियों ने आवाज़ का रूप धार लिया। आवाज़ों के साथ दबी दबी तंजिया हंसी की आवाज़ भी शामिल हो गई। बड़ी नेक परवीन बनी फिरती थी। पूरी यूनिवर्सिटी की मलवानी एक तवाइफ की बेटी है। ये आवाज़ इसकी बेहतरीन दोस्त गोरी की थी। सीरत ने नज़र उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन आंसू ने ये कोशिश नाकाम बना दी। इसने सबकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी किताबें समेटी और एक नज़र यूनिवर्सिटी गेट पर डाली। आज इसे वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल मरहला लगा। उठकर खड़े होते उसे उठकर खड़े होते इसे महसूस हुआ जैसे वो कांप रही है। इसने आंखें बंद की और सब कुछ भूल कर तेज कदम गेट की तरफ बढ़ा दिए। पीछे से सब लोग बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन इसने कान बंद कर लिए थे। वो कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। गेट से बाहर निकलकर पॉइंट पर इंतजार करने की बजाय वो पैदल ही चल पड़ी। इसे अभी भी अपने पीछे लोगों की पुरतपिश नज़रें महसूस हो रही थीं। आज इसकी माँ को इस दुनिया से गुजरे सिर्फ 20 दिन हुए थे। इसने होश संभाला तो खुद को एक अंदरूनी लाहौर के एक खस्ता हाल मकान में पाया, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बस ना होने के बराबर थी। इसकी माँ सोम सलात की पाबंद थी। लोगों के घरों में काम करके वो ज़रूरियात पूरी करती। इसकी और इसकी माँ की बातचीत ना होने के बराबर थी। जब कभी दोनों में कोई बात होती भी तो जो ही सीरत अपने बाप के हवाले से कोई सवाल करती, इसकी माँ इसके पास से उठ जाती और फिर से अपने खौल में बंद हो जाती। महल्ले में इनका किसी के साथ मेलजोल ना था। सीरत को दोस्त बनाने की इजाज़त ना थी, लेकिन न जाने कैसे फिर भी वो जहाँ जाती इसकी बहुत सी फ्रेंड्स बन जाती। लेकिन इसने कभी किसी को घर लाने की गलती नहीं की, माँ सिवाय उम्मे हानि के, जो कि इनके महल में रहती थी। लेकिन इस महल के बाकी घरों से कदरे बेहतर हालत में थे। इसके अब्बू किसी इसके अब्बू किसी मल्टीनेशनल फर्म में मैनेजर थे। हानि एक बहुत ही पुरखलूस लड़की थी। इसके घर में आने जाने पर इसकी अम्मी ने भी कोई कैद ना लगाई। अपनी माँ का ग्रेज महसूस होते ही सीरत ने बाप के हवाले से इनसे सवाल करने छोड़ दिए। मैट्रिक के बाद इसने घर में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी कुछ फ्रेंड्स के घरों में जाकर इनके छोटे बहन भाई को पढ़ाने लगी, जिससे इसके घर के हालात में कुछ सुधार आने लगा। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए इसे स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, जहाँ से वो एमबीए कर रही थी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में तूफान तब उठा जब एक दिन कोई शहबाज नामी का आदमी न जाने कैसे इनकी चौखट पर आ पहुंचा, जिसे देखते ही सीरत की माँ खदीजा खातून डर गई और सीरत को कमरे में बंद करके इस आदमी को घर से निकालने लगी, जो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया था। दोनों की धक्कम पेल में इस शख्स के सर पर चोट आ गई और वो गजबनाक होकर चीख चीख कर सब लोगों को इकट्ठा करने लगा। और फिर कमरे की खिड़की में खड़ी सीरत ने जो कुछ सुना वो इसके रोकंडे खड़े करने के लिए काफ़ी था। न जाने कैसे हानि वहां आ गई और आकर सीरत को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला, लेकिन बाहर का मंजर देखकर वो परेशान हो गई। इसकी माँ मुजरमों की तरह सर झुकाए बैठी थी और सब लोग इन्हें लानत और मलामत कर रहे थे। वो दौड़कर माँ के पास पहुंची और इन्हें अपनी बाहों में घेर लिया। खतीजा खातून ने एक नज़र बेटी के चेहरे पर डाली और उसके आगे माफ़ी के अंदाज में हाथ जोड़ लिए। सीरत इन्हें बाहों के घेरे में लिए घर के अंदर चली आई और इन्हें चारपाई पर लटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बिल्कुल खामोश हो गई और यकटक बस छत को तकने लगी। सीरत ने इन्हें ज़बरदस्ती 2-4 नवाले खिलाए और नींद की दवा देकर लटा दिया। थोड़ी देर के बाद इनके खाटों की आवाज़ आने लगी तो वो भी चारपाई पर लेट गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब सीरत को अपनी पेशानी पर गीलापन महसूस हुआ। इसने आंखें खोली तो खदीजा खातून आंसू से तर चेहरा लिए इसके ऊपर झुकी हुई थी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। होश संभालने के बाद इसने पहली बार खदीजा खातून ने इसे अपनी बाहों के घेरे में लिया तो सीरत ने इनकी ममता को महसूस करते हुए आंखें मूंद ली। फिर धीमे धीमे लहजे में वो इससे अपने बारे में बताने लगी। तुम्हारी तरह मैं भी एक तवाइफ के घर पैदा हुई। शायद ये मेरा कसूर था। बचपन से ही कानों में साज और घुंघरू की आवाज़ें कान में पड़ी। रंग बिरंग आंचल जेवरा से लदी औरतें, जिनमें मेरी अपनी माँ भी शामिल थी, मेकअप से
पर चेहरा लिए, चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए वहाँ आने वालों के दिल लुभाती थी, लेकिन मुझे इस सब से नफरत सी महसूस होती थी। जब मैं 17 बरस की थी तब पहली बार अपनी माँ के साथ महफिल में डांस किया, और वहाँ आने वाले बहुत से लोगों में से एक तुम्हारे बाबा हुमायूं खान भी थे। खूबसूरत मर्दाना वजाहत का शिकार देखने वाले देखते तो देखते ही रह जाते। रईस बाप की औलाद थे तो शौक भी वैसे ही पाले थे। ऐसी महफिलों में जाना और पैसे उड़ाना इनका शौक था। इसी शौक की तस्कीन के लिए वो हमारे दर पर आए और फिर कभी लौट कर ना जा सके। न जाने हमारी माँ से क्या वास्ता, क्या सौदा तय किया, और एक सुनहरी शाम पूरी इज्जत से ब्याह कर हमें अपने साथ लेकर इस्लामाबाद आ गए। ये शादी उन्होंने अपने घर वालों से छुप कर की थी। शादी के बाद हम जैसे हवाओं में उड़ने लगे। ऐसा मोहब्बत करने वाला शौहर, अपने घर का सुकून, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था, और ये सब पाकर हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून हासिल हो गया। लेकिन इस सुकून में पहला कंकर तब पड़ा जब मैं पहली बार घर से निकलकर मार्केट गई, और वहाँ मुझे तुम्हारे बाबा के दोस्त वजाहत खान मिले, जिसने न जाने ऑफिस जाकर हुमायूं के बारे में जिसने जाकर ऑफिस में न जाने ऑफिस जिसने न जाने ऑफिस में जाकर हमारे बारे में हुमायूं से क्या कहा कि हम से खिंचे खिंचे से रहने लगे। मैं इनके पास जाती तो वो मुंह मोड़ लेते, और फिर वो भी दिन आए जिसके तूफान में सब कुछ बह गया। मैं घर में अकेली थी, तभी वजाहत खान हमारे घर चले आए। मैं दरवाज़ा खोल चुकी थी और मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर मैं हुमायूं को कॉल करने के लिए लाउंज में आई, तो तभी किचन से कुछ जलने की बू आई। मैं किचन की तरफ भागी तो वहाँ सारा सालन जल चुका था। हड़बड़ाहट में मैंने अपने दुपट्टे से पतीला उठाया तो आंच ने मेरे दुपट्टे को पकड़ लिया और मेरी चीख निकल गई, जिसे सुनकर वजाहत खान किचन में चले आए और जलता दुपट्टा खींच के इससे आग बुझाई। लेकिन यही वो वक्त था जब तुम्हारे बाबा वहाँ आए और एक नज़र बगैर दुपट्टे से मेरे वजूद पर डाली, और दूसरी वजाद खान के हाथ में मौजूद मेरे दुपट्टे पर। उन्होंने एक आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर सीध किया, और मैं हक्का बक्का शख्स को देख रही थी जो मुझसे मोहब्बत का दावेदार था। हुमायूं ने वजाहत की कोई बात ना सुनी और इसे देखे देकर घर से निकाल दिया। तुमने साबित कर दिया एक तवाइफ कभी अपना काम नहीं छोड़ सकती, चाहे इसे कितना ही आसाइश क्यों ना मिल जाए। इसलिए मैं आज तुम्हें अभी और इसी वक्त इस रिश्ते से ज़ाद करता हूँ। इस घर से जो लेना चाहती हो लेकर जा सकती हो, लेकिन दोबारा आप मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। मैं वहाँ से वापस अपनी माँ के पास चली, लेकिन मेरा वजूद एक जिंदा लाश बन चुका था। मैंने इस शख्स से मोहब्बत नहीं इश्क किया था, लेकिन वो सिर्फ मोहब्बत ही कर सका, एतबार ना कर सका। मेरी उम, फिर मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ, तो एक रात मैंने वो कोठा छोड़ दिया। मेरे पास तुम्हारे बाप के घर से लाए हुए जेवरात थे। तुम्हारे लिए मैंने खुद को मजबूत किया और इस मोहल्ले में एक प्रॉपर डीलर की मदद से घर हासिल किया। मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं कोई काम करती। शुरू में जहाँ कहीं काम के लिए जाती तो मेरी खूबसूरती को देखकर कोई मुझे काम ना देता, इसलिए मैंने पर्दा शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद तो तुम्हारे सामने है मेरी ज़िंदगी। हाँ, मेरे लकड़ी के बॉक्स में तुम्हारे बाप की तस्वीर, और पता है अगर चाहो तो मेरे बाद इनके पास चली जाना। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं आपके पास रहूंगी। जिस शख्स ने आपका एतबार नहीं किया वो मेरा क्या करेगा। दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करते रही। फजर के वक्त दोनों सोई, और अगली सुबह जब सीरत की आंख खुली तो इसकी माँ इस दुनिया में इसे अकेला छोड़ कर खुद अपनी सफ़र पर रवाना हो गई थी। इसके आंसू मजमद हो गए थे। अभी तो वो अपनी माँ की अजियतों का ज़ाला करना चाहती थी, इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी। एक रात इसने न जाने क्या क्या ख्वाब बुन लिए थे, लेकिन सब को कहीं हवा में तखयल हो गए। वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल तनहा रह गई। महल की औरतें आ रही थी और वो उसे दिलासे दे दे के जा रही थी। वो बस खाली आंखों से इन्हें देखी जाती। आसपास कुछ पुराने पड़ोसियों ने कफन दफन का इंतजाम किया, और जब जनाजा लेने आए तो सीरत को एक धचका लगा, और इसकी आप बका सुनकर हर आंख अश्कबार होगी, लेकिन इसे सब्र नहीं आ रहा था। जाने वाले चले जाते हैं और फिर पीछे रह जाने वालों को भी सब्र आ ही जाता है। आज वो यूनिवर्सिटी आई थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसकी माँ के जनाजे पर आने वाली इसकी इकलौती दोस्त फारिया को इसकी असलियत पता चल गई थी। और यूनिवर्सिटी से निकलते हुए इसने सोच लिया था कि वो अब दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। नहीं, सोचों में इसे पता ही नहीं चला कि वो कब घर पहुँच आई। वो होश में आई तो खुद को अपने घर के बाहर खड़े पाया। लॉक खोलते हुए गली के नुक्कड़ पर खड़े लड़कों को देखकर वो काम गई, जो किसी चोर की तरह इस दरवाजे पर नजरें टकाए हुए थे। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुए, दरवाजे का कुंडी लगाकर वहीं पर बैठती चलेगी। आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चलेगी? है जाना ही था तो मुझे भी साथ ले चलती। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, ऐ मेरे रब, मुझे भी अपने पास बुला ले। और रोते रोते इसकी हिचकी बन गई, लेकिन इसे खामोश करवाने वाला वहाँ कोई नहीं था। आज वो फैक्ट्री में इंटरव्यू देने आई थी। इसकी सीवी पर एक नज़र डालकर शस्त्र सिरे से इसके बाप का नाम पूछा। जी, हुमायूं अली खान वल्द बख्त खान। और आपकी माँ का नाम खदीजा खातून।
आप कल से आ जाएं काम पे, इस शख्स ने कुछ सोचते हुए कहा। सीरत वहां से निकली तो मुतमिन थी। घर में पहले तो कई दिन वो बहुत परेशान रही। हर वक्त धचका लगा रहता कि न जाने कोई दीवार फलांग कर ना अंदर आ जाए। शुरू शुरू में इसे महसूस होता जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो सारी रात जागती रहती और जाए नमाज बिछाए बस अल्लाह से दुआ मांगती रहती कि किसी तरह ये रात गुजर जाए। लेकिन अब वो मुतमिन हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने इसको अकेले होने की वजह से मोहल्ले में ही रहने वाली एक बूढ़ी औरत, जो कि अम्मा हाजन के नाम से मशहूर थी, इन्हीं के साथ छोड़ दिया था। और अब वो बहुत मुतमिन थी। आहान सलमान अली आज पूरे 2 माह के बाद दुबई से लौटा था। इसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच वहाँ खोली थी। तभी इससे वहाँ के इंतजामात में से 2 माह लग गए थे। वो भी ऑफिस वो भी ऑफिस आकर बैठा था। तभी इसे हाशिर की कॉल आई थी। भाई आप आ गए हैं? जी। कब आए? रात को। क्यों क्यों घर नहीं आए? आ जाऊंगा। ओके। इससे पहले कि आप को अर्जेंटली मेरे ऑफिस आना होगा। खैरियत? नहीं। क्या क्या हुआ है? ये बात फ़ोन पर बताने वाली अगर होती तो मैं आपको दुबई ही बता देता। आप इसके लिए आपको अभी मेरे ऑफिस आना होगा। ओके, आता हूँ। आज अम्मा हाजिन को नाश्ता देते हुए वो ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। रिक्शे से उतरकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो उसे लगा कि यहाँ से जाने में और लेट हो जाएगी, तो वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि लिफ्ट में 2 आदमी गए, इनमें से एक ने हाथ के इशारे से इससे बाद में आने के लिए कहा, लेकिन इसे ज़्यादा जल्दी थी। अगर आपको मेरे अगर आपको मेरा आपके साथ जाने में कोई मसला है तो आप बाद में आ जाइएगा। ये कहकर वो लिफ्ट में घुस गई और साथ ही 5th फ्लोर का बटन पुश कर दिया। आहान सलमान ने अजीब नज़रों से इस लड़की को देखा। यकीनन कोई नहीं है, वरना यहाँ का हर बंदा आहान सलमान से वाकिफ था। सीरत ने मुड़कर एक गुस्से भरी नज़र इस पर डाली और एक साइड पर खड़े होकर घड़ी पर वक्त देखने लगी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही आंधी तूफान की तरफ बाहर की तरफ भागी और आहान के चेहरे पर एक इस लड़की की हड़बड़ाहट देखकर मुस्कुराहट आ गई। ने अपनी आगे रखी फाइल पर एक नज़र दौड़ाई और साथ ही पुरसोच नज़रें हाशिर पर टिका दी। हाशिर, इसने अपनी माँ का नाम क्या बताया है? खतीजा। इसका मतलब है ये वही जिसे हम ढूंढ रहे हैं। कौन सी वाली है? ने शीशे के सपार काम करते लोगों पर नज़र टिकाए जवाब दिया तो हाशिर ने इसके आगे से लैपटॉप उठाकर कमरा नंबर 6 खोलकर इसके सामने कर दिया। ब्लैक बाई में है जो आहान ने लैपटॉप पर नजर टिकाई, किसी गहरी सोच में गुम हो गया। आज संडे था तो वह मामूल से लेट उठी। अम्मा हाजिर ने सहन में चारपाई बिछाए धूप सेक रही थी। सीरत ने सहन के कोने में मौजूद नल के पास बैठ गई। मुंह हाथ धोकर उठी तो अम्मा भी उठकर चारपाई पर बैठ गई। अरे धी, आज तो बहुत देर कर दी उठने में। बस अम्मा नमाज पढ़कर सोई तो पता ही नहीं चला कब दिन चढ़ गया। आपको भूख लगी होगी ना? मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? बेटा तुझे एक ही छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। अच्छा, आप रात को कह रही थी कि कोई दवाई ख़त्म हो गई है। आप मुझे पर्ची दे दे, मैं घर का काम करके ले आती हूँ। जी बेटा। और उठकर कमरे की तरफ चल दी। जिस वक्त वो बाजार से लौटी तो उसने अम्मा हाजन के साथ एक बूढ़ी खातून और एक बहुत ही मॉडर्न लड़की को बैठे पाया। इसे देखकर वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हो गई और जारसी नज़रों से सीरत का जायजा लेने लगी, जबकि बूढ़ी खातून ने आगे बढ़कर से गले लगाया। ब्लैक कलर के अबाए में मलबूस सीरत, जिसकी रंगत धूप की तमाशत की वजह से सुर्खियाँ सी घुल रही थी और इसे खूबसूरत बना रही थी। तभी इन बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़कर सीरत को अपने बराबर बैठा लिया। बेटा, तुम्हारा बड़ा तो कोई है नहीं। मुझे इन बहने बताया तो मैं तुमसे बात कर लेती हूँ। मैं अपने पोते के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आई हूँ। इनकी बात सुनकर वो अपनी जगह से खड़ी होगी। आपको यहाँ किसने भेजा है? क्यों बेटा, क्या हुआ? आप मेरे बारे में जानती हैं मैं कौन हूँ? अरे बेटा, मेरे पोते की पसंद हो तो अच्छी ही होगी। आपके पोते की पसंद? क्या नाम है आपके पोते का? आहान सलमान अली, सलमान इंटरप्राइजेस का ओनर। आपके बार जवाब इस लड़की की तरफ से आया था। वो कदरे नहुस से बोली थी। आपकी मेहरबानी होगी, आप अपने पोते को भी समझाएं और किसी अपने जैसे बड़े घर में अपने पोते का रिश्ता लेकर जाएं। हम ऐसे रिश्ते फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा, अम्मा ठीक तो कह रही हैं। वो इस लड़की ने इन्हें कुछ कहने से पहले ही टोक दिया। वो मायूसी होकर वहां से उठकर चली गई। इनके निकलते इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दादी क्या हुआ? उन्होंने एक सरदा भरकर अपने पोते के चेहरे पर नजर डाली। बेटा, इसने मना कर दिया कि वो ऐसे रिश्ते फोड़ नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान हैं तो क्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी बहू तो वही लड़की बनेगी, आप बस देखती जाएं। ये कहकर वो इनके आगे झुकता इनसे प्यार लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन वो ऑफिस से लौटी तो सामने ढेर सारी
फल और मिठाई के टोकरे देखकर हैरान रह गई। अम्मा ये क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, सुबह एक आदमी आया था और ये सब चीज़ें अंदर रखकर ये कुछ फूल तुम्हारे लिए दे गया। अम्मा हाजर ने इसकी तरफ सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत बुके इसकी तरफ बढ़ाया। इसने फूल हाथ में लेकर नाम पढ़ा और इन्हीं कदमों वापस लौट गई। रास्ते में से हानि को अपने साथ लेकर सलमान इंटरप्राइजेज चली आई। वो बुके अभी से के हाथ में था। रिसेप्शन पर इसने अपना नाम बताया तो रिसेप्शन वाली बोली, सॉरी मैम, आपका नाम तो यहाँ मौजूद है बट सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है। वो हैरान हुई, मेरा नाम कौन सी लिस्ट में शामिल है? मैम सर ने आप मैम सर से आपने आज की अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना? इसने थूक निकल कर सर इस बात में लाए, आपके सर आए तो इन्हें ये बुके दे दीजिएगा। ये वो ये कहकर बरौनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। हानि वो एडवांस में जानता था कि मैं यहाँ आऊँगी। तुम जानती हो मैं यहाँ जॉब करती हूँ क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मैं सारे रास्ते पूछती रही कि कहाँ जाना है, लेकिन तुम्हारे मुंह को तो ताले लगे थे। सीरत ये बहुत खतरनाक शख्स है, ये तो अपने दोस्तों को भी माफ़ नहीं करता तो दुश्मनों के साथ क्या करता होगा? जैसे दुश्मनी ना मोल लेना। हम छोटे लोग हैं और ये बहुत पावर वाले लोग हैं। तुम जानती हो किसको इनकार करके आ रही हो? आहान सलमान अली को, जिसके एक इशारे पर हमारे जैसे लोग चुनटियों की तरह मसले जाते हैं। हाँ देखकर आ रही हूँ इससे भी और इसके खड़े किए गए इस एम्पायर को भी, जिसके बलबूते पर इसने सबके दिलों में अपनी दाग बटा रखी है। अच्छा क्या देखा है तुमने? मैं भी तो जानना चाहूँगा मिस सीरत हमायूं ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस अपनी पूरी वजाहत और छा जाने वाली शख्सियत के साथ वो टांग पर टांग जमाए इसके घर में मौजूद था। सीरत के साथ खड़ी हानि ने कामते हुए अपनी साथ खड़ी सीरत पर एक नज़र डाली, जो बहुत तमाश से सीने पर हाथ बांधे सलमान अली पर एक नज़र गाड़े हुए थी, जैसे आंखों से ही निगलेगी। सलमान अली ने इसके अंदाज पर सर झटकर अपनी हैजल आंखें इसकी ब्राउन आंखों में देखते हुए इसके करीब आया और उसके कान के करीब झुकते हुए गंभीर लहजे में बोला, मुझे औरत का ये अंदाज पसंद नहीं है, इसलिए मेरे घर आने से पहले अपना ये अंदाज बदलो। वो ये कहकर वो रुका नहीं और आंखों पर सनग्लासेस चढ़ाए कोट के बटन बंद करता हुआ बरौनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके जाते ही सीरत ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। यार ये मैं बैठे बैठाए किस मुश्किल में फंस गई हूँ। देखो सीरत, अगर इज्जत से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा है तो चुपचाप मान जाओ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, जबकि लड़कियां तो इसके इर्द गिर्द तितलियों की तरह मंडलाती रहती हैं। आनी ने एक उंगली पेशानी पर रखते हुए पुरसोच नजरें सीरत के चेहरे पर टका दी। कहीं लव एट फर्स्ट साइड वाला मामला तो नहीं है? इसने शौकी से सीरत को छेड़ा, जबकि सीरत घुटनों में मुंह छुपाकर रोने लगी। इसके रोने पर हानि गड़बड़ा गई। अरे रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं, अल्लाह अल्लाह करके मेरी जिंदगी में सुकून आया था, लेकिन अब वो भी जाता रहा है। ना जाने ये मुसीबतें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, कुछ सोचते हैं। इसकी सारी रात जागते हुए गुजरी। अगली अगली सुबह वो उठी तो उसका सर भारी हो रहा था। वो नाश्ता किए बगैर घर से निकल आई और सीधी सलमान इंटरप्राइजेस पहुंची। इसने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया तो वहां मौजूद लड़की इसे अपने साथ लिए आने के लिए कहा और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर एक कमरे की तरफ इशारा करती हुई मुड़ गई। सीरत ने नेम प्लेट पर नाम पढ़ा, आहान सलमान अली। थोड़े देर खड़े होकर उसने हिम्मत जमा की और दस्तक देकर अंदर दाखिल हो गई। सामने सरबराही कुर्सी पर वो अपनी छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ वो मौजूद था। अंदर दाखिल होते ही खुशबू का एक झोंका इसके नाक से टकराया। ये एक वसीअरीज ऑफिस था, जिसे बहुत ही खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था। वह एहतरामन खड़ा हुआ और उसे बैठने का इशारा किया। चाय या कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, इसे नफ़ी में सह लाते हुए जवाब दिया। मैं डायरेक्ट अपनी बात पर आती हूँ। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे एक बहुत ही शरीफ और पर्देदार लड़की चाहिए है और आप में मुझे वो दोनों चीज़ें नज़र आई हैं। इसकी बात पर सीरत ने होंठ भींच लिए। फिर मैं तो आपको अपने बारे में जो बताना चाहती हूँ, इसके बाद आप यकीनन आप अपना फैसला बदल देंगे। हाँ ने गहरी नज़र इसके चेहरे पर टकाई, बस खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। मैं अनारकली बाजार की एक रक्सा खतीजा खानम की बेटी हूँ। मेरी नानी का ताल्लुक भी इसी बाजार से है। हाँ मेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा था, लेकिन वो मेरे वजूद से ही बेखबर है। वो तल्खी से मुस्कुराई, जबकि सामने वाले की पोजीशन में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। इसकी बात सुनकर हाँ ने टेबल से गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल उठाया। चले। इसकी बात पर सीरत हैरान से इसे देखने लगी। नहीं मैं चलूँगी नहीं। कहाँ जाएंगी? अपने घर। आप अभी मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं। इसकी बात पर अनाथ से इसने होंठ भींच लिए। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसकी बात समझते आन के हाथ एक पल के लिए रुके और वो फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। इसके खड़े होते ही वो भी अपनी जगह से खड़ी होगी। वो दोनों साथ ही लिफ्ट में दाखिल हुए। लिफ्ट के रुकते ही वो तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले कि इसकी कलाई आन के मजबूत गिरफ्त में थी, वो इसे खींचते हुए लाकर गाड़ी में बैठाया। जबकि सीरत की आह बका जारी थी, इसके आंसू तवातर से गिर रहे थे और वो बेहिस बना गाड़ी ड्राइव कर रहा था।
आहान इसे लेकर जिस वक्त घर पहुंचा, सामने लॉन्च में सब लोग मौजूद थे। इसके साथ रोती धोती लड़की को देखकर सबके मुंह हैरत से खुल गए, लेकिन किसी भी इससे कुछ पूछने की हिम्मत ना थी। वो इस लड़की को अपने साथ घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर गया। एक कमरे के बाहर रुककर इसने सीरत का हाथ छोड़ा और इसे अपना हुलिया दुरुस्त करने के लिए कहा। इसके लहजा बिल्कुल सरल था। सीरत ने जल्दी से इसके हुक्म की तकमील की, अपना स्ट्रोलर जल्दी से अच्छी तरह से लपेट कर अपने आंसू साफ किए और इसकी तलकीद में इस रूम में दाखिल हो गई। वो एक स्टडी रूम था। अंधेरे होने की वजह से कुछ भी वाज़ा नजर नहीं आ रहा था। आने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो रूम में मौजूद एक और वजूद नजर आया। चाचू देखिए मैं किसको लाया हूँ। उन्होंने चश्मा लगाया और सीरत की तरफ देखकर सवाली नजरों से आहान की तरफ देखा, जबकि दूसरी तरफ मौजूद सीरत जैसे पत्थर की हो गई थी। बालों में कहीं कहीं सफेदी झलक रही थी, थोड़ी कमजोर भी लग रहे थे, लेकिन सीरत ने एक पल में इस शख्स को पहचान लिया था। सीरत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या वो जो देख रही है वो सच है या फिर किसी ख्वाब की कैफियत में है। चाचू ये आपकी बेटी है सीरत। सीरत ने चश्मे के पीछे भी इनकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए। आहा ने हाथ के इशारे से इसे इनके पास आने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टे पांव दरवाजे की जाने बढ़ी और बाहर की तरफ भागी। हुमायूं अली खान ने मायूसी से आहान की तरफ देखा। इसने आंखों के इशारे से इनको हौसला दिया और इसके पीछे बाहर निकल आया। वो भी सीढ़ियों की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी इसे किसी ने खींच लिया। इसने देखा तो वो आहान था। सीरत ने गुस्से से अपने बाजू इसकी ग्रिप से आजाद करना चाहे, लेकिन नाकाम रही। आपके साथ क्या मसला है, जाने दे मुझे, और ये तुम्हारे बाप का घर है और यहाँ से अब तुम कहीं नहीं जा सकती। मुझे जब बाप की ज़रूरत थी तब तो वो मेरे पास नहीं थे। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आप कौन होते हैं मुझे यहाँ लेकर आने वाले या फिर मेरे बारे में कोई फैसला करने वाले। इन्हें आज मेरी याद आई है जब वो व्हील चेयर पर बैठे हैं चलते फिरते। इन्हें मेरी याद नहीं आई। मुझे इस शख्स से कोई हमदर्दी नहीं। आपकी मेहरबानी होगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं अपनी बात बार बार दोहरा मैं अपनी बात बार बार दोहराता नहीं हूँ। मैंने जो बात एक बार कह दी है तो बस कह दी है। तुम अब पाताल में भी जाकर छुप जाओ तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ले आऊंगा। बाकी रही बात चाचू की, इन्हें जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें और चची को बहुत ढूंढा, लेकिन शायद इनकी यही सजा थी। वो चची से इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकी और इसी टेंशन में एक दिन ऑफिस से घर आते हुए इनका एक्सीडेंट हुआ और वो पिछले 20 साल से व्हील चेयर पर हैं और वो दोनों टांगों से मफलूज हैं। उन्होंने तुमसे चाहे भी जो किया हो, लेकिन तुम्हें अब इनका हौसला बनना होगा। मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन इन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम अपनी खुशी से ये सब करोगी तो ठीक, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी करवा सकता हूँ। वो नरमी से इसका हाथ पकड़े इसे वापस इनके पास लेकर आया और दोनों को अकेले छोड़कर खुद नीचे आ गया। सीरत अपनी जगह पर बुद्ध बनी खड़ी रही। हुमायूं अली ने हाथों की मदद से व्हील चेयर लेकर इसके सामने आए और दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। इनके जुड़े हाथ और आंसू देखकर इसका दिल पिघला और इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इनके घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। दोनों की आंखों से आंसू जारी थे। हुमायूं खान ने कामता हुआ हाथ इसके सर पर आ ठहरा। सीरत ने आंखें मींच ली। इसे लगा वो तपती धूप में नंगे पांव चलती एक घनी छांव में आ गई है। साथ ही इसे अपनी माँ को याद करके इसके रोने में और रवानी आ गई। हुमायूं खान ने इसे दोनों बाजू से थाम कर खड़ा किया और पास पड़े सोफे पर बैठाया। हाँ नीचे आए तो सब लोग इसके मुंतजिर थे। दादी माँ, बाबा, चची, अशर, फारिया, वो सब की नज़रों को नज़रअंदाज करता हुआ दादी के पास आकर बैठ गया और और इन इनमें अपने इन्हें अपने खसार में लेकर इनकी परेशानी चूमी। आन भैया, ये लड़की आपको कहाँ मिली, जानते हैं ये कौन है। फारिया की बात पर इसे रुख मोड़कर सवाल नजरों से इसकी तरफ देखा। ये मेरी क्लास फेलो है और आप जानते हैं ये एक तबाह है। वो हुमायूं चचा की बेटी है। इसने फारिया को बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। लेकिन आन भैया, फारिया बस और कुछ नहीं। इसने तनवीर नज़रों से घूरा। खतीजा चची और हुमायूं चचा की बेटी है। वो मिली है हुमायूं से। आहा ने माँ की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। चलो शुक्र है, शायद अब वो जिंदगी की तरफ लौट आए। और इनकी बात पर सब ने ही यकजुबान होकर इंशाल्लाह कहा। सीरत की नज़रें इनके चेहरे का तौफ कर रही थी और वो सोच रही थी कि अगर वो इस बुढ़ापे में इतने खूबसूरत हैं तो जवानी में क्या होंगे। और इनकी नज़रें बेटी के चेहरे में खतीजा के नक्श ढूंढ रहे थे, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि वो हूबहू इनकी कॉपी थी। बस रंगत माँ पे गई। बेटा अपनी दादी से मिली हो? नहीं बाबा। इसके बाबा कहने पर इनकी आंखें फिर से नम हुई। जाओ इनसे मिल लो। वो कुछ देर तन्हाई चाहते थे। वो भी खामोशी से उठ गई। आहान फोन पे बात कर रहा था, तभी इसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी जहाँ से वो अपना गाउन संभालती नीचे आ रही थी। इसे देखकर सभी लोग खड़े हो गए और फारिया के अलावा सभी बहुत खुशदिली से मिले और वो दादी और सलमान अली के दरमियान में बैठ गई। इसे सब लोग बहुत अच्छे लगे, बस थोड़े मॉडर्न ज़्यादा थे। फारिया को तो वो कॉलेज से ही जानती थी और इसके पहनाव
से इसे इसके स्टेटस का अंदाज़ा होता था। इसकी चची और ताई की स्लीवलेस बाजू वाले कपड़े देखकर वो अपनी नज़रें शर्म से झुका गई। आहान गौर से इसके बदलते रंग देख रहा था, इसे समझ नहीं आ रही थी वो माँ और चची को देखकर बार बार नजरें क्यों फेर रही थी। वो कॉल बंद करता हुआ इसके सामने सोफे पर टांग रख के बैठा तो सीरत ने बेसाता इसकी तरफ देखा, जिसके जवाब में इसने आईब्रो खिंचाकर पूछा तो वो नफी में सर हिलाती रुख मोड़ गई। मुड़ कर जाने लगा तो वो भी खड़ी हो गई। मुझे भी छोड़ दे, कहाँ। सबकी सवाली नजरें इस पर टिकी हुई थी। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, लेकिन जाना क्यों है? मैं घर में किसी को अकेला छोड़कर आई हूँ। ओके चाचू को बताओ। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। आहन ये वापस आएगी? अपने खदशात को जुबान देते हुए दादी ने आहन से पूछा। इन्हें लगा शायद जो कुछ इसके साथ हुआ है वो यहाँ वापस ना आए। दादी आप परेशान ना हो, मैं इसे साथ लेकर आऊंगा। इसने फोन पर अपनी सेठी को कुछ हदायत दी और बाहर निकल गया। इसने जिस वक्त गाड़ी इसके घर के बाहर रोकी, वो से घरों के दरवाजे वाह हुए और औरतें चीन नजरों से देखने लगी। हाँ ने नोट किया वो बेपरवाही से अंदर की तरफ बढ़ गई। सीरत के घर के अंदर जाते ही वो करीब ही मौजूद कुछ बुजुर्ग हजरात के पास आया और इनसे हाथ मिलाने के बाद इसने अपना तारुफ करवाया। सीरत के मुतालिक इन्हें आगाह किया कि वो इसके चाचा की बेटी है, वो अब यहाँ नहीं रहेगी। सब लोग इसकी वाज़ह शख्सियत से मुतासिर हो गए थे। वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह मज़े से कुर्सी पर बैठी टांगे अम्मा हाजन की चारपाई पर रखी इनसे खुशगपी में मसरूफ थी। इसे देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी और टांगे नीचे करके इसके लिए कुर्सी खाली की। इसे लगा था वो चला गया है। जल्दी करो, तुम्हें वापस घर छोड़कर मैंने भी ऑफिस जाना है। लेकिन मैंने तो बाबा को रात रुकने के लिए कहा था। नहीं, वो फिर आओगी तो रह लेना। तुम ऐसा करो, अम्मा जी के बेटे और बहू को कहो वो भी यहीं तुम्हारे घर पर आ जाएं, ठीक है? अम्मा आपके पास अपने बेटे का नंबर हो तो मुझे दे। मेरे पास है, मैं देती हूँ। सीरत कहकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे नंबर देकर वो वहीं खड़ी हो गई तो वह सर उठा कर से देखने लगा। इसके देखने पर वो गड़बड़ा गई। तुम जाओ अपनी पैकिंग करो, ज़्यादा कुछ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है, बस जो चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं वो ले चलो। वो सह हिलाती दोबारा से अंदर की तरफ मुड़ गई, जबकि वो फ़ोन पे मसरूफ़ हो गए। 1 घंटे गुजरने के बाद भी जब वो वापस न आई तो वो दरवाजे की तरफ देखता हुआ उलझन से पहलू बदलने लगा। तभी वो बड़े बड़े 2 बैग उठाई बाहर आई, जिन्हें देखकर आहा ने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला और फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। चले नहीं, आप ये गाड़ी में रखे, मैं बाकी सामान लेकर आती हूँ। क्या मतलब, ये और भी सामान है? जी हाँ, क्यों नहीं, वैसे ही जाओ ले आओ। वो महाजन से रुखसत लेकर बाहर निकल आए। वो गाड़ी में बैग रख रहा था, तभी वो एक बड़ी सी पेटी उठाए अंदर से नमोदार हुई। इसके पीछे 2 छोटे छोटे लड़के भी थे, जिन्होंने 2 पेटियां और उठा रखी थी। वो सख्त बेजार हुआ। अब इनमें क्या है? इनमें मेरी किताबें हैं। इसने इस बात में सर हिलाया और गाड़ी की पिछली सीट पर पेटियां सेट करके इसकी तरफ मुड़ा। बस अब चलेंगी या अब भी कुछ और रहता है? नहीं, बस अब चलें। ओके बैठो। वो ये कहकर इसने गाड़ी की फ्रंट सीट संभाली और 2 अजनबी एक सफ़र की तरफ रवाना हो गए। अब वक़्त ही बताएगा कि वो एक राह के मुसाफिर रहते हैं या नहीं। गाड़ी पोर्च में रोककर आहान ने मुलाजिम को गाड़ी से सामान निकालने का हुक्म दिया और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार मुड़कर भी सीरत की तरफ नहीं देखा। वो जिस वक़्त लॉन्च में दाखिल हुई, वह दादी की किसी बात का जवाब दे रहा था। इसकी तरफ एक नज़र डालकर सर झटकता ऊपर की तरफ बढ़ गया। घर में सब ने इसे हाथों हाथ लिया। वो थोड़ी देर सबके साथ बैठकर हमायों का पूछती ऊपर की तरफ बढ़ा। इनके दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो खिड़की के पास बैठे दूसरी तरफ वो खेलते बच्चों को देख रहे थे। सीरत को देखकर वो एकदम से खिल उठे। हमायों ने इसके लिए अपने बाजू फैलाए तो वो भी थोड़ी सी झिझक से इनके बाहों में समा गई। हमायों ने इसे खुद से अलग करते हुए भी इसका हाथ नहीं छोड़ा। मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन मैंने तुम्हें रोका भी नहीं। मैं चाहता था तुम अपनी खुशी से यहाँ हो, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सामने बड़ी चेयर पर इसे बैठने के लिए बोलकर वो फिर से अब बाहर देखने लगे। दोनों के दरमियान खामोशी का एक सिलसिला तवील हुआ। दोनों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होने के बावजूद एक झिझक आ रही थी। हुमायूं साहब की आवाज़ ने ही इस खामोशी को तोड़ा। मैं तुम्हारी माँ से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ। मोहब्बत नहीं, इश्क किया, लेकिन एतबार नहीं कर सका। वो इसकी तरफ देख नहीं रहे थे। शायद इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वो इसकी आंखों में महरूमियत नहीं देख सकते थे। तुम्हारी माँ को छोड़कर मैं बहुत पछताया और फिर कुछ अरसे के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन ज़िंदगी से सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी। इसलिए मैंने दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता तो वो मुझे हासिल होने से रहा। 1 साल इधर उधर भटकने के बाद फिर से पाकिस्तान चला आया। तब आहान बहुत छोटा था। वो शुरू से ही मेरे बहुत करीब था। वो इस वक्त शायद 7 या 8 साल का था। मैं जब घर में रहता वो साई की तरह मेरे साथ रहते। एक सुबह मैं रात भर
बाहर गुजार कर वापस लौटा तो भाभी ने बताया कि आन की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं इसके पास पहुंचा तो वो बुखार से तप रहा था। मैं इसे लेकर करीबी अस्पताल चलाया। इसके कुछ टेस्ट करने के बाद इसे एडमिट कर लिया गया। इसे टाइफाइड हो गया था। वो पूरे 10 दिन हॉस्पिटल में रहा। जिस दिन इसे डिस्चार्ज किया गया इस दिन भी मैं इसके साथ ही था। मैं इसे गाड़ी में बैठा रहा था, तभी मेरी एक दोस्त डॉक्टर सारा मुझे मिली। वो पहले इस्लामाबाद में होती थी, इसकी लाहौर में नई नई ट्रांसफ़र हुई थी। अरे हमाया, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। खदीजा कैसी है? खदीजा के बारे में पूछने पर मैं खामोश हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? बेटा है या बेटी? खदीजा लास्ट टाइम मुझे मिली थी तो वो प्रेग्नेंट थी। मेरी हालत से बेखबर वो रवानी से बोलती चली गई, जबकि मेरा पूरा वजूद जंसलों की जद में आ गया था। मैं तो अभी इस गम को मना रहा था और मेरी ज़बान किंग हो गई और वो चली गई, और मैं अपने ज़मीर की अदालत में भी मुजरिम ठहरा और पछतावा भी मेरा मुकद्दर बने। मैं तुम्हारी नानों के पास भी गया था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारी माँ ने अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी थी। मैं तुम लोगों को बहुत ढूंढा, लेकिन फिर मैं खुद मफलूज हो गया। मेरी सज़ा देखो, मैं तुम्हारी माँ से माफ़ी भी ना मांग सका। इनकी आंखों से आंसू निकल गए, इनकी दाढ़ी में कहीं गुम हो रहे थे। गए वक़्त का पछतावा और मलाल इनके चेहरे पर भी रकम था। मैंने तो अब हिम्मत हार दी थी, लेकिन आह ने मुझे हौसला देता था कि वो एक दिन तुम्हें ढूंढ लेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता। इसने आगे बढ़कर इनका हाथ थाम लिया था। यकीन कर लें बाबा, मैं सीरत हमायूं आपकी बेटी हूँ। माँ की खिदमत का तो मौका ही नहीं मिला। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए ही काम करती रही, और जब इनके लिए कुछ करने का वक़्त आया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। लेकिन चले, देर से ही सही, लेकिन आप मिल गए। आप तो मिल गए। अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। दोनों नम आंखों से मुस्कुरा दिए। इसने हुमायूं खान के सारे काम अपने ज़िम्मे लिए। इन्हें खाना खिलाना, वज़ू करवाना रोज़ शाम को, और वो दोनों करीबी पार्क में थोड़ी देर के लिए चले जाते। सीरत को किताबिनी का शौक़ बाप की तरफ से विरासत में मिला था। वो इनके लिए और अपने लिए लाइब्रेरी से किताबें लेकर आती है, और इनको रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इनकी किस वक्त कौन सी मेडिसिन देनी है, इनका बेशतर वक्त इनके साथ ही गुजरता। वो इसे मना करते, जाओ बेटा फारिया से बात करो, कहीं घूमने जाओ, लेकिन वो लगता था कि अपने बाप की मोहब्बत की इतनी तरसी हुई थी कि कुछ और करने का इसका दिल ही नहीं चाहता था। दादी जान, आपने मुझे बुलाया है? जी बेटा, आओ बैठो मेरे पास। वो इसके लिए अपने करीब जगह बनाते हुए बोली। जी बैठ गया। बोले क्या काम है बेटा? तुम्हारे बाप ने एक काम सौंपा है मुझे। वो जानता था कि तुम शादी अपनी पसंद से करना चाहते हो या अपनी पसंद से। मैंने सीरत की वजह से इसे कह दिया कि मैं तुमसे पूछ के बताऊंगी। सीरत की वजह से क्यों? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है? पसंद है, मैं इससे नापसंद क्यों करूँगा? बेटा, तुमने मुझे इसके पुराने घर रिश्ते के लिए भेजा था ना, तो क्या मैं बात करूँ हुमायूं से? नहीं दादी, वो तो मैंने इसलिए रिश्ता भेजा था कि अगर वो चाचू के लिए इस घर में ना आई तो मैं फिर इनके लिए इससे शादी कर लूँगा। तो क्या तुम अब इससे शादी नहीं करोगे? नहीं, मैं मम्मी और पापा की मर्ज़ी से जहाँ वो कहेंगे शादी कर लूँगा। अच्छा, फिर मैं सलमान और मरीना से कह दूँ कि वो जहाँ चाहे तुम्हारा रिश्ता ले जाएँ? जी हाँ, वो खुश दिली से बोला। जबकि दादी ने एक बार फिर मिसेस की तरफ देखा, शायद वो सीरत का नाम ले ले। जब वो यहाँ आई थी, वो एक बात तो जान गई थी कि वो एक बहुत ही दीनदार लड़की है, और इतने दिनों में वो इन्हें बहुत अजीज़ हो गई थी। लेकिन वो जानती थी कि सलमान इसे कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके आने पर तो वो कुछ नहीं बोला था। लेकिन हुमायूं की शादी का सुनकर सबसे ज़्यादा ववेला इसी ने मचाया था। दादी जान किन ख्यालों में खो गई हैं? चलें चल के खाना खा लें। अरे, आज मेरी बेटी भी खाने पर मौजूद है। वो कैसे? और दादी, आज पापा जल्दी खाना खा के सो गए हैं, तो बस इसलिए। बहुत अच्छी बात है, बाप का ख्याल रखना, लेकिन बेटा कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। वो सिर्फ मुस्कुराई थी। इसके सामने बैठे आने ने पहली बार इसे गौर से देखा था, तो उसने महसूस किया कि वो बेशक गरीबी में पली बड़ी हो, लेकिन वो अपने स्टेटस को लेकर कभी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं थी। वो बहुत पूरे दिमाग थे। उसके बात करने के अंदाज में रख रखाव था। वो इस वक्त भी ब्लैक कलर की फुल आस्तीन वाले लॉन के सूट में मलबूस थी। इसने बहुत नफाजत से दुपट्टा सर पर लिया हुआ था। आहा ने इस पर एक नज़र हटाकर फारिया और सारा को देखा, जो जीन्स के ऊपर शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। अब इसने अपनी माँ और चची को देखा। इसके पास दुपट्टा तो था, लेकिन वो कंधे पर एक साइड पर झूल रहा था। वो खाना खाते हुए बेवजह ही इसका और औरों का और दूसरों का मुआवजा करने लगा। आन बेटा, मेरी और सारा की कल की फ़्लाइट बुक करवा देना। तुम्हारे चाचू कह रहे हैं कि हम बस अब आ जाएं। ओके चाची, करवा दूंगा, बट अच्छा होता अगर आप लोग कुछ दिन और रहते। नहीं बेटा, फिर आएंगे। तुम कोई मंगनी या शादी का बहाना बनाओ ताकि हम जल्दी आ सकें। तभी वहाँ ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप पहने, कानों में छोटी सी डायमंड टॉप्स पहने, कलाइयों में
बहुत ही खूबसूरत कंगन ज़ेबतन किए, बहुत ही खूबसूरत और नाजुक सी लड़की चली आई। सबको सलाम करके वो सलमान साहब के पास बैठ गई, जबकि इसकी नज़रें आहान के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी, जबकि वो बेनियाज बना एक हाथ से खाना खा रहा था, जबकि दूसरे हाथ से मोबाइल पर तेज़ी से कुछ टाइप कर रहा था। सलमान साहब इसीलिए लाउंज में मौजूद सोफ़ों पर जाकर बैठ गए। आहान खाना ख़त्म करके उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तब सलमान साहब ने इसे अपने पास बुलाया। बेटा, अनाया आई है, यहाँ आओ। उसने आईब्रो उठाकर इसे देखा और सर को जनिश से इसे सलाम करके इसी तरह मोबाइल हाथ में लिए इसके सामने जाकर बैठ गया। दादी, आन के साथ लड़की कौन है? ये ये बेटा, ये अनाया है, सलमान की दोस्त की बेटी। सलमान ने इसे आन के लिए पसंद किया है। वो तो कब से बकायदा मंगनी करना चाहता था, लेकिन आन ने नहीं मान रहा था। लेकिन अब सलमान ने इसे कह दिया कि वो दोनों मंगनी की तैयारी करें और समा किसी भी तारीख को मंगनी की रस्म अदा कर दी जाएगी। सीरत ने दोनों को बगौर देखा। इसे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी। वो इस घर में आने के बाद अगर किसी से मुतासिर हुई थी तो वो आहान था, और इसकी वजह ये थी कि वो एक बात जान गई थी कि वो इसके बाप से बहुत प्यार करता है और इनका बहुत ख्याल रखता है। इसके आने के बाद भी वो इनका वैसे ही ख्याल रखता है जैसे पहले रखता था, और एक वजह ये भी थी कि वो इसके बाप को बहुत पसंद था। आज हुमायूं साहब के डॉक्टर ने आहान को अस्पताल बुलाया था और इसे ये खुशखबरी सुनाई थी कि हुमायूं ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हैं। वो घर आया तो वो घर आए तो अनाया और इसकी माँ बाप भी आए हुए थे। वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ सीरत की तरफ बढ़ा, जो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रही थी। अचानक ही आन ने आकर इसके दोनों हाथ थाम लिए। थैंक यू सीरत, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम ना होती तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। तुम्हें पता है, चाचू ने खुद डॉक्टर्स को कॉल करके कहा है कि वो ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि 50% चांसेस हैं और वो फिर से चल सकेंगे। बात करते उसकी आंखों में नमी थी। सबकी नज़रें खुद पर मरकूज देखकर सीरत ने नरमी से इसके हाथ से अपने हाथ छोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। इसको हाथ छोड़ते देखकर वो भी जैसे होश में आया, तेजी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। घर वाले सब इसकी हुमायूं से मोहब्बत से वाकिफ थे, इसलिए इसे मुबारकबाद देने लगे, जबकि वो जाकर दादी के गले लग गया। मैं चाचू से मिलकर आता हूँ, आना हमारी बात सुनकर चले जाना। जी बोले पापा। बेटा, हमने इस महीने की 15 को तुम्हारी और अनाया की मंगनी का दिन तय किया है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अनाया, मैं तुम्हें चाचू से मिलवाऊँ? इसकी बात पर सबका मूड खुशगवार हो गया, जो कि आन के थोड़ी देर पहले वाली हरकत की वजह से ख़राब हो गया था। वो अनाया को साथ ही हमारे के कमरे में दाखिल हुआ। वो भरते जज्बात से इनके गले लग गया। चाचू, आप जानते हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। वो इसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। चाचू, मेरी समी से बात हुई है। इसने अमेरिका के एक मशहूर आर्थोपेडिक सर्जन स्टीफन फिलिप से आपके लिए मिला है। इसने आपको अमेरिका बुलाया है। हम अगले माह अमेरिका जा रहे हैं। वहाँ आपके पहले इसके साथ कुछ सेशन होंगे और फिर इसके बाद ऑपरेशन का फैसला किया जाएगा। अपनी बातों में वो अनाया को भूल ही गया था। आहान के कंधे पर हाथ रख के उसने अपनी मौजूदगी का साथ दिलाया। आहान ने मुस्कुरा के इसके सर में देखा। चाचा, इनसे मिले, ये हैं अनाया चौधरी, आपकी होने वाली बहू। आहान ने आखिरी अल्फाज छुपा छुपा कर अदा किए थे, लेकिन अपनी खुशी में मगन अनाया ने इसके लहजे पर गौर नहीं किया, जबकि हुमायूं अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। फिर भी वो खुश दिली से मिले थे, लेकिन दिल में कहीं टीस सी उठी थी। इसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो इनका दामाद बने, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी हो जाए ये भी मुमकिन नहीं था। वो थोड़ी देर इनसे बात करता रहा। इसकी तलकीद में अनाया भी वहीं बैठी रही। वो इसकी बातों से बहुत बोर हो रही थी। इसकी नज़रें हुमायूं के चेहरे पर टिकी थी। एक बार इस घर में आने दें। सबसे पहले आपको इस घर से रुखसत करूंगी। इसे आहान का हुमायूं के लिए इस कदर फिक्र करना अच्छा नहीं लगता था, और सीरत के आने के बाद इसके ख्वाहिशात बढ़ गए थे। इसे पूरा यकीन था कि अगर कभी हुमायूं आहान को सरसरी तौर पर भी कह दे, वो एक पल के की भी देर किए बिना इस पर अमल कर देगा। इसकी नज़रों की तपिश महसूस करते हुए हुमायूं ने इसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुराकर नजरें झुका गई। तभी सीरत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में खाने की ट्रे देखकर वो जल्दी से उठा और इसके हाथ से ट्रे ले ली। सीरत, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरा खाना भी यहीं दे जाओ। मैं आज अज्जू के साथ ही खाना खाऊंगा। लेकिन क्या बाबा और मैं साथ खा लेंगे? नीचे खाने की टेबल पर आपका और अनाया का इंतजार हो रहा है। तुम और अनाया चली जाओ और मेरा खाना किसी मुलाजिम के हाथ भेज दो। वो सदर सपाट लहजे में बोला। अनाया एक झटके से मुड़ी और कमरे से निकल गई। सीरत थोड़ी देर खड़ी से देखती रही, फिर कुछ कहने के लिए ही मुंह खोला। अब क्या कहना है सीरत? बुरा लगता है, नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसने हाथ में मौजूद मोबाइल जोर से सामने मेज पर पड़े टेबल पर पटका। तुमसे जो कहा है बस वो करो। इसके लहजे पर वो दहलकर 2 कदम पीछे हुई और पलट कर वहां से निकलती चली गई। हुमायूं ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। क्या मसला है, मुझे बताओगे? इसे नफी में सलाह लाया। नहीं, कोई मसला नहीं है। आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। फिर छोटी सी बात पे इतना भड़क क्यों गए हो?
میری بیٹی کو آج کے بعد ایسے غصہ کیا تو میں کیا؟ اس سے پہلے میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اس کی بات وہ کھلکھلا کر ہنس دی ہے۔ کہیں تمہارے غصے کی وجہ سے میری بیٹی ہی تو نہیں ہے، کہیں تمہارے غصے کی وجہ میری بیٹی تو نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ تمہاری جگہ لے رہی ہے۔ اب کی بار دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ جب کہ دروازے سے اندر آتی سیرت نے تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پٹکنے کے انداز میں آن کے سامنے رکھی اور واپس مڑ گئی۔ اس کے نکلتے ہی ہمایوں پھر سے بولے، غصہ صرف تمہیں ہی نہیں آتا، میری بیٹی کو بھی بہت غصہ آتا ہے، بچ کے رہنا۔ وہ دونوں اس وقت لاس اینجلس میں پرفارمر کر رہے تھے۔ زارا نور ایک مشہور ماڈل اور ڈانسر تھی۔ سمیر سلمان پاکستان کا بہترین سنگر تھا۔ ساری دنیا میں اس کے کروڑوں مداح تھے۔ یہ ایک لائیو کنسرٹ تھا جس میں سمی کے گانوں پر زارا ڈانس پرفارمنس دے رہی تھی۔ کنسرٹ اپنے جوبن پر تھا۔ سمی کی سحر طاری کر دینے والی آواز پر زارا کی پرفارمنس نے سب کو جکڑ رکھا تھا۔ سمی نے دیکھا زارا آنکھیں بند کیے گول چکر کھا رہی تھی۔ یہ ان کی لاسٹ پرفارمنس تھی۔ سمی نے گانا گاتے ہوئے اسٹیج کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانے لگا۔ زارا کے پاس سے گزرتے اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز اس کے پاؤں کے قریب پھینکی اور خود آگے بڑھ گیا اور اگلے ہی لمحے زارا زمین بوس ہو چکی تھی۔ سارے مجمع کو سانپ سونگ گیا۔ زارا نے اپنے گھگارے کو سنبھالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہی اور اس نے قہر برساتی نظر سمی کے مسکراتے چہرے پر ڈالی جو آنکھوں میں طنز بھری اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر اس نے گانا پھر سے شروع کر دیا۔ پرفارمنس کے بعد زارا ہوٹل پہنچی تو اس کی آنکھوں میں مرچی سی بھر گئی۔ آنسو کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا۔ وہ اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے سامنے سے آتے سمیر سلمان سے ٹکرا گئی جس نے سختی سے اسے بازو سے تھامتے ہوئے اسے اپنے آپ سے دور کیا۔ آنکھیں کھول کر دماغ حاضر رکھ اور اپنے قدموں کو اپنے قابو میں کر کے گھر سے نکلا کرو۔ آج کے بعد میرے کسی شو میں پرفارم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں، تم جیسی لڑکیاں میری برداشت سے باہر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو چلملانے لگے۔ وہ اس شخص کے پیچھے کہاں تک آ گئی تھی لیکن اس سے تو اس کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ دونوں شروع سے ہی ایک اسکول میں پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد کالج اور یونیورسٹی میں بھی ساتھ پڑھے تھے اور وہ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں پڑھا وہ اس کے پیچھے پیچھے وہاں چل دی۔ حتیٰ کہ اس نے جب میوزک کو پروفیشن کے طور پر اپنایا تو وہ بھی شوبز کی فیلڈ میں آ گئی لیکن وہ اب دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کا آج کے رویے نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ ساتھ میں مشہور انڈسٹریسٹ خاور بخاری کی بیٹی زوفشا بخاری کے ساتھ اس کے افیئر کی خبروں نے اسے بالکل توڑ دیا۔ زارا شاہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی جس کی ہر خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی جاتی تھی لیکن شاید وہ جس کے لیے زندہ ہے، سانس لے رہی ہے، جسے اس نے اپنی ہاتھ سانس کے لیے چاہا وہ اس کے کبھی نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور پھر اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ اب اس کے پیچھے پیچھے نہیں جائے گی، اسے اب میری طرف لوٹنا پڑے گا۔ اور ایک فیصلہ کر کے وہ مطمئن ہو کر ایک عزم سے اٹھ گئی۔ سمی آج واپس نیو یارک جا رہا تھا، اسے ہمایوں چاچو کے ڈاکٹر سے ملنا تھا۔ اس نے آہان کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھایا لیکن اس سے پہلے اس کے پی اے فارس کی کال آ گئی۔ ہیلو فارس، تم تیار ہو؟ ہم 10 منٹ میں ایئرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں۔ یس سر، آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ بولو سر، آپ نے آج نیوز نہیں سنی؟ کیوں، کچھ خاص ہوا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ سر، مس زارا شاہ نے شوبز چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بات پر ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکا لیکن اگلے ہی لمحے اس نے کال کاٹ دی۔ وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ زندگی میں تقدیر نامی چیز سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا جب سیراب کے پیچھے بھاگ کر اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی تھی۔ آج وہ اس سے تائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ میرا ہوا تو میرے پاس لوٹ آئے گا۔ وہ اپنے کل کی طرف لوٹ آئی تھی، پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہوئے۔ آج وہ بہت مطمئن تھی۔ آج سے وہ ایک نئی زارا شاہ تھی جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جینا تھا۔ شاید سمیر سلمان اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناتا تو وہ خوش فہمی میں جیتی رہتی لیکن یہ اس کے لیے اچھا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے۔ یہ طوفان ہے جو پل بھر ساحل پر ٹھہر جائے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر وقت ہنستی رہتی ہیں، پھر تم نے اپنے اوپر یہ بڑھاپا کیوں طاری کر رکھا ہے؟ اشر نے پلیٹ ایک جانب سرکا کر کولڈ ڈرنکس اٹھاتے ہوئے دریافت کیا اور سیرت کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا گیا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھے۔ فاریہ خوبصورت نقوش رکھنے کے باوجود ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ مرینا بیگم بھی ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی جبکہ سیرت سادہ سے لباس میں ملبوس اور میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمان علی، مرینا بیگم، آہان، فاریہ، اشر اور سیرت اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی نشستوں کی صورت میں برجمان تھے جس پر ہر قسم کے لازمات
सजे हुए थे। पिज़्ज़ा, चिकन रोल, ज़िंगर बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, सब कुछ उसमें था। ये ट्रीट शाहजहां ने दुबई में एक नई ब्रांच खोली थी, इसकी खुशी में ट्रीट दी थी। सब कुछ खाने के बाद इसे हज़म करने के लिए सब ने कोल्ड ड्रिंक का सहारा लिया था। कोल्ड ड्रिंक की तरफ सबसे आखिर में अशर का हाथ ही बढ़ा था, जो खाने के दौरान गाय बगाए सीरत के चेहरे पर नजर डालता रहा था। सीरत ने घूर कर अशर को देखा और फिर चंद लम्हे खामोशी के बाद संजीदगी से बोली, किस उम्र की लड़कियां कैसी रहती हैं, इस पर तभी सर्च मालूम होती है आपकी। ये जरूरी नहीं कि हर बूढ़ी औरत के हाथ में तस्बीह और जवान लड़की के हाथ में आईना दिखाई दे। हकीकत तो ये है कि खुशियों से अलग रहना तन्हाई तकलीफदा अमल होता है। इंसान हर सूरत खुशियों के समुद्र में गोताखोर रहना चाहता है, लेकिन वो ये बात कतई भूल जाता है कि इसका और इन खुशियों का कोई सार नहीं है। खुशियाँ हमें डुबो कर गर्क करती हैं और गम हमें खुद से अलग करके काट डालते हैं। मेरी ज़िंदगी में इससे पहले तो खुशियों की मुद्दत बहुत कम रही, इसलिए मैंने अपना ओढ़ना बिछौना अपनी हैसियत के मुताबिक ही रखा हुआ है। न जाने ये ख्वाब कब टूट जाए। आखिर में इसकी आवाज़ बिल्कुल मद्धम हो गई थी। मोबाइल में गुमा ने इसकी बात को बगौर सुना और अपने हाथ से मोबाइल छोड़ते हुए पूरे का पूरा इसकी तरफ मुड़ गया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। अगर नंगे पाँव चलते हुए किसी के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये हादसा होगा, लेकिन अगर हम खुद कांटा उठाकर पैर में चुभोएं और अपना पाँव जख्मी कर लें तो बात दूसरी शक्ल अख्तियार कर लेती है। अज़ीज़ें जो लोहे तकदीर में लिखी हैं, इससे तो फरार मुमकिन ही, लेकिन अगर खुशियों को देखकर भी आंखें बंद कर ली जाएं और इंसान अपनी माजी में जीता रहे तो इससे भी खुद तरसी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। और इसकी बात के जवाब में बहुत सी बातें होने के बावजूद वो खामोश रही। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इस शख्स के सामने इसकी ज़बान क्यों किंग हो जाती है। वो थोड़ी देर इसके चेहरे के ताशार देखता रहा और फिर अपने मोबाइल लेकर अपने रूम की तरफ चल दिया और सीरत की नज़रों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। इसे लग रहा था कि वो किसी जज्बे से आशना हो रही है। अपनी सोच से डर कर इसने आंखें बंद की तो आंखों के सामने हान का चेहरा लहराया। इसने घबरा कर आंखें खोल दी। बाकी सब तो अपनी बातों में मसरूफ थे, लेकिन अरशद जो सीरत के बिल्कुल सामने बैठा था, इसने सीरत की एक एक हरकत को बाखूबी नोट किया और जो कुछ इसकी समझ में आया इस पर बड़ा खुश भी हुआ और हान के बारे में सोच कर इसे सीरत पर तरस भी आया। इस मोहब्बत मतलब पर पत्थर से इस मोहब्बत मतलब पत्थर से सर फोड़ना, इसके लिए मोहब्बत में तो बस हुमायूं चाचू हैं। और ये बात सोचते ही इसे एक झटका लगा, ये भी तो चाचू ही का खून है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है। वो मुस्कुराया और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, सीरत बेस्ट ऑफ लक। और सीरत इसकी बात पर ना समझे से जाता हुआ देखने लगी। एक सादा सी तकरीब में इन दोनों की मंगनी की रस्म अदा की गई। आन की जानिब से हुमायूं ने अनाया को अंगूठी पहनाई, जबकि अनाया ने बदस्त खुद आन को अंगूठी पहनाई। आहान वाइट टॉप कलर के थ्री पीस सूट में मलबूस, जबकि वाइट कलर का कामदार फ्रॉक में अनाया बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। हुमायूं ने ब्लैक थ्री पीस जेब तन किया था। सीरत ने ब्लैक फ्रॉक पर रेड कलर प्रिंटेड दुपट्टा रखा हुआ था, जो इसकी शख्सियत को चार लगा रहा था। वो एक साइड पर हुमायूं साहब की व्हील चेयर थामे खड़ी थी। जब रस्म अदा करने का वक्त हुआ तो हुमायूं अनाया का हाथ पकड़े हुमायूं के पास आया और अंगूठी इनके हाथ में दे दी। उन्होंने मना करने की कोशिश की तो इसने इनके दोनों हाथ थाम लिए। चाचू प्लीज इनकार मत कीजिएगा। हुमायूं की आंखों में आंसू झिलमिला गए और फिर अनाया ने आन की खुशी की खातिर अपना हाथ इनके आगे रख दिया, जबकि सलमान अली मरीना की आंखों में मिर्ची सी भर गई। माँ और बाप को नजरअंदाज करते हुए उसका हुमायूं को अहमियत देना इन्हें एक आंख न बाया। आन की नजरें अशर पर मरकूज थी, जो जब्त की इंतहा पर था। आन के देखने पर वो जबरदस्ती मुस्कुराया और आगे बढ़कर इसके गले लग गया। इससे अलग होती अशर ने अनाया को मंगनी की मुबारकबाद दी और उसने मुंह फेर लिया। वो आन से एक्सक्यूज करता हुआ वहां से चला गया। आन, हुमायूं और सीरत इस वक्त न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर खड़े समी का इंतजार कर रहे थे। सीरत झुककर हुमायूं को की कोई बात सुन रही थी, जब इसने एक शख्स को तेजी से आकर आन से बलगीर होते देखा। आन से अलग होते जब वो सीरत की तरफ मुड़ा तो वो शौक की तरह से देखने लगी। वो हुमायूं से मिलकर जब इसकी नजर सीरत पर पड़ी तो इसने इसे खुद की आंखें फाड़े दिखते पाकर इसकी आंखों के आगे हाथ लहराया। होश में आ जाए सीरत मैडम। इसकी बात पर वह होश में लौटी। इसने सीरत के सर पर हाथ रखते हुए हुमायूं की व्हील चेयर थाम ली। आपने बताया नहीं कि समी सलमान आपका भाई है, इसने आहान के साथ चलते हुए सरगोशी में कहा। अगर तुम अपनी आंखें खोली रखती तो तुम्हें कुछ नजर आता ना, कि हमारे ड्राइंग रूम में जो फैमिली फोटो लगी है इसमें समी सलमान साहब भी मौजूद हैं। बाय द वे, तुम भी इसकी फ़ैन हो, ये कोई पूछने की बात है। यंग जनरेशन में कौन है जो इसका फ़ैन नहीं है। हम बजा फरमाया आपने। चाचू, आपने अपनी इस बेटी को बताया नहीं था कि मैं मशहूर सिंगर समी सलमान हूँ, आपका भतीजा। इसने शर्ट के कॉलर खड़े करते हुए कहा, मुझे क्या पता मेरी ये बेटी इतनी जल्दी है कि इसको अभी तक नहीं पता। इनकी बात पर वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा सी हो गई। सीरत को वो बहुत अच्छा लगा था, खासकर इसका बड़ा भाई
की तरह इसके सर पर हाथ रखना इसे बहुत भाया था। इसे वो बहुत फ्रेंडली और जोली सा लगा था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इसके ये जज्बे सिर्फ अपने से जुड़े लोगों के लिए ही थे, बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत अकड़ू और खड़ूस था। किसी ने सच कहा है कि मोहब्बत अंधी होती है। मोहब्बत चाहे महबूब से हो, माँ बाप से हो, बहन भाई से हो, अर्ज ये कि इसे अपने जुड़े किसी भी रिश्ते से हो, अंधी बहरहाल होती है। वो भी ऐसी ही अंधी मोहब्बत का शिकार थी, और जब इसे भूल जाने का इरादा किया तब से इस दिल ने और शिद्दत से इसकी ख्वाहिश की। अपने जज्बों की अया होने के डर से वो कभी इसके सामने न ठहर सकी। इस वक्त भी हाथ में मोबाइल थामे कान की अंदाज में उंगलियों ने इसका नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम इसकी गंभीर आवाज़ के समातों से टकराई तो वो होश में आई, जैसे किसी ने ख्वाब से जागी। वालेकुम सलाम इसकी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ज़ारा की आवाज़ ने ही इसकी खामोशी को तोड़ा। कैसे हो? ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब आया। मैं आज गई थी मामू की तरफ, तो उन्होंने बताया कि आन भैया हुमायूं मामू को लेकर तुम्हारे पास गए हैं, तो मैंने इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कॉल की थी। अगले लम्हे माउथ पीस से हुमायूं की आवाज़ गूंजी थी। कैसी है मेरी बेटी? आज मामू की कैसे याद आ गई? उन्होंने आम से लहजे में पूछा, लेकिन वो फिर भी शर्मिंदा हो गई। सॉरी मामू, मैं पाकिस्तान नहीं थी, अब आई हूँ। तो आप यहाँ नहीं हैं? मैं कल गई थी आपसे मिलने, वहीं पता चला कि आप तो अमेरिका में हैं। मामू जल्दी से वापस आइएगा, हम सब यहाँ आपके मुंतज़िर रहेंगे आपको तंदुरुस्त अपने पाँव पर खड़ा देखने के लिए। बेटा ज़िंदगी रही तो ज़रूर लौटूंगा, लेकिन अल्लाह जाने इसको क्या मंजूर। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले, खुदा हाफिज़, फिर बात होगी, खुदा हाफिज़। सुबह के तारे, मेरी पहली दुआ तेरे लिए। तू तू दिल बेसब्र को तस्कीन ज़रा सी दे गया। इसने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए एक भरपूर मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली, जो न जाने आज फिर कौन सा नया धमाका करने इसके घर मौजूद थी। अरे अम्मी, आज सूरज किधर से निकला जो नाया चौधरी ने हमारे इस गरीब खाने पर अपने कदम रंजा फरमाया? अनाया ने एक तेज नज़र इसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली और इसकी अगली बात पर अशर की मुस्कुराहट सिमटी थी। आंटी, शादी की दावत देने आई हूँ। इस माह की 15 को मेरी शादी है, आप और अशर ज़रूर आइएगा। अनाया की बात पर सूफिया बेगम ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, जो धुआं धुआं हो रहा था, जबकि अनाया इनके सरों पर धमाका करके खुद अपना बैग संभालती बुलंद दरवाजे की तरफ मुड़ गई। माँ बेटे में से किसी ने भी इसे रोकने के लिए नहीं कहा। अर्शद ने निगाहें चुराते हुए जाने के लिए खड़ा हो गया। चलता हूँ माँ, मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। आन भी यहीं यहाँ नहीं है, तो मैं आजकल इसके मेन ऑफिस में जाता हूँ इसकी जगह। अशर बेटा, उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। अम्मी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। सोफिया बेगम आगे बढ़कर इसकी परेशानी चूम ली और कहीं एक आंसू इनकी आंखों से लड़ गया। अशर खामोशी से निकल गया। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था, तो इसने अनाया की गाड़ी को गेट के करीब रुके देखा। वो इस तरह बढ़ा तो वो पहले ही से देखते गाड़ी से निकल आई। वो जानता था वो अपनी भड़ास निकालना चाहती है, इसलिए दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले इसके सामने जा खड़ा हुआ। कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं तुम्हें पल पल मरते देखना चाहती हूँ, जैसे मैं पल पल तुम्हारी बेवफाई पे मरी हूँ। और दौलत की हवस, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया ना, शादी हो जाने दो आहान से, सबसे पहले तुम्हें चिल्टा करूंगी। ओके, वो बस और कुछ नहीं है, बस मिस अनाया चौधरी। वो गुस्से से इससे एक धिक्का देती हुई जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और तनफुर भरी निगाह अरशद के चेहरे पर डालते हुए गाड़ी जन से आगे बढ़ा ले गई। और अरशद ने गाड़ी में बैठते ही दोनों हाथों पर सर गिरा दिया। ना खुदा मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। समी मोबाइल हुमायूं के हाथ में थमाकर किचन में आन और सीरत के पास आकर गया, जहां आन सीरत को कॉफी बनाना सिखा रहा था। जबकि वो बेतवजही से किचन में रखी मुख्तलिफ चीज़ों को देख रही थी। सीरत, तुम्हारा ध्यान किधर है? आने सीरत का गुस्सा कॉफ़ी मेकअप पर निकालते हुए उसे सख्त लहजे में मुखातिब हुआ। क्यों, क्या हुआ है? यही तो हूँ। अच्छा, और फिर चाचू के लिए कॉफ़ी तुम बनाओ, मैं क्यों बनाऊँ? मुझे बनानी आती भी नहीं है और मैं सीखूंगी भी नहीं। वैसे भी मैं चाय पीती हूँ तो बाबा भी चाय ही पियेंगे। सीरत, सीख लो, क्या पता तुम्हारा शौहर कॉफ़ी का शौकीन हो। समी ने किचन में दाखिल होते ही कहा। इसकी बात पर इसे शर्म से सर झुका लिया। या फिर इसे भी चाय ही पिलाओगी? नहीं, मैं शादी ही इसी से करूँगी जो चाय पीता हो। इसकी बात पर दोनों का छतपाड़ कहका गूंजा। सीरत ने पहली बार आन को ऐसे हंसते हुए देखा था तो हैरान हुई। वो तो मुस्कुराता भी बहुत कंजूसी से था। भाई, इस लड़की के शौहर की तो खैर नहीं, ये तो इससे वही कुछ खिलाएगी जो इसे बनाना आता है। सीरत खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता देखकर वहां से 9 तो 11 हो गई। भाई, आपकी तो 2 हफ्ते बाद शादी है ना, तो आप चाचू को शादी के बाद ले आते। नहीं, शादी से ज़्यादा ज़रूरी इनका इलाज है। वैसे आपके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या मतलब क्या चल रहा है भाई? ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको जानता हूँ। वैसे कुछ दिन पहले मेरी अशर से बात हुई थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस वो कह रहा था कि आप इन दिनों घर में वक्त ज़्यादा गुजारने लगे हैं। अच्छा, वो मुझ पे कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रहा है। हाँ, मैंने इससे कहा था कि शादी से पहले घर में रहने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने मुख्तसर जवाब दिया। अच्छा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ ज़रा,
के घर रिश्ता लेकर कब जाना है, और ये कौन है जिससे तुम्हारे अफेयर की खबरें चल रही हैं? कोई भी नहीं है, बस वो मुझ में इंटरेस्टेड थी, तो मैंने ये खबर अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त के ज़रिए मीडिया तक पहुंचा दी, और इसकी वजह ज़ारा होगी। जानते हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? तुम क्यों उसे तंग करते हो? क्यों भाई? मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन किसी के पीछे से अंधों की तरह भागना, अपना नफ़ा नुकसान की परवाह भी ना रहे, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। इसलिए पहले इससे खुद बदलना होगा। तुम्हारी भी अपनी मंतक है। आन की बात पर इसने सिर्फ कंधे उचाए। आन और समी आज हमायूं को लेकर हॉस्पिटल आए थे, और फिर मोती टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर स्टीफन ने हमायूं को न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया था। आन तो इसकी बात सुनकर ही परेशान हो गया। फिर वो समी और इससे लेकर न्यूरो सर्जन के पास गए। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद हमायूं को एडमिट कर लिया गया था। वो लोग सीरत को घर छोड़ाए थे। इसकी परेशानी को भांपते हुए समी घर से जाकर सीरत को भी ले आया। तीनों रात तीनों तीनों सारी एक रा, एक तीनों तीनों सारी रात एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। दूसरे दिन डॉक्टर की एक टीम ने हमायूं का मुकम्मल चेकअप किया। इसके बाद आन और समी को जो जो रूह फरसा खबर सुनाएगी। आन को लगा इसके कदमों के नीचे ज़मीन सिरक गई। इसने खुद को हवा में महलिक पाया। न जाने वो कब से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। इन्हें ब्रेन ट्यूमर था, वो भी आखिरी स्टेज पर। आन बच्चों की तरह बिल बिल कर रो दिया। डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इनकी सर्जरी तो कर दी जाएगी, लेकिन हो सकता है सर्जरी के दौरान इनकी मौत वाक़या हो जाए। बारिश की ठंडक मौसम को सर्द कर रही थी। सूरज के गहरे बादलों की आगोश में सो रहा था, और बादल रिमझिम से बरस रहे थे। काली घटा दिन की रोशनी को मद्धम करने पर तुली हुई थी, और शाम का माहौल इसके इर्द गिर्द सफ़र कर रहा था। सर शाम ही रात का गुमान हो रहा था, और ऐसे ही अंधेरा इसके अंदर भी फैल रहा था। वो गाड़ी के दरवाजे के साथ टेक लगाए आसमान की तरफ देख रहा था। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी। बरसती बारिश के साथ इसके आंसू भी इसके चेहरे को भिगो रहे थे। आस्तीन से अपने आंसू साफ करते हुए वो हिम्मत जमा करते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। हमायूं के रूम के बाहर रुकर इसने एक बार फिर से आंखें साफ की, कोट के बटन बंद किए, और मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहाँ दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। सीरत के हाथ में कोई किताब थी, और वो हमायूं के बेड के करीब चेयर रखे इन्हें इसमें से कुछ सुना रही थी, और साथ दोनों तस्वरा भी कर रहे थे। फिर आने महसूस किया कि जैसे हुमायूं ने आंखें मींच कर, होंठ भींच कर, जैसे कोई तकलीफ बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हो। आन तेजी से उनके करीब गया। क्या हुआ चाचू? इसके सवाल पर सीरत ने किताब उठाकर हुमायूं को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए नफी में सर हिला रहे थे। बाबा क्या हुआ है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और परेशानी में इसे पता नहीं चला कि इसने आन के हाथ पर हाथ रखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। सीरत तुम जाओ बाहर, गाड़ी में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आन ने इसके हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैंने बाबा के पास रहना है। देखो अभी तुम घर जाओ, तुम सुबह तुम और समी हॉस्पिटल आ जाना, फिर मैं घर चला जाऊंगा। नहीं अभी आप चले, मैं सुबह चली जाऊंगी। देखो सीरत, रात में तुम अकेले नहीं रह सकती। जो मैंने कहा है वो करो बेटा, जिद ना करो। आन कह रहा है तो सुन लो इसकी बात। जी बाबा। इसने आगे बढ़कर हुमायूं की पेशानी पर लब रखी, और अपना बैग लेती हुई बाहर निकल गई। आन ने आगे बढ़कर खुली खिड़की के पट बंद किए, और हुमायूं साहब के करीब बैठकर इनका हाथ थाम लिया। वो इनकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। वो जानता था वो बचपन से अंदर तक जाने का हुनर रखते हैं। वो इसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेते हैं। आन तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? आखिर उन्होंने इसे पकड़ लिया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। आन तुमसे एक वादा चाहता हूँ। बोले चाचू? बेटा अगर कभी मैं ना रहा तो सीरत का ख्याल रखना। मैं नहीं चाहता मेरे बाद वो एक बार फिर से बेसाहिबान हो जाए। कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देना। गले में आंसू का फंदा बन जाने की वजह से वो इन्हें कोई हौसला भी ना दे सका। वादा करो तुम इसका ख्याल रखोगे। अपना हाथ आगे बढ़ाए। वो बहुत तमीज से इसे देख रहे थे। इसने इनके बड़े हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं और आप दोनों मिलकर इसकी शादी करेंगे। वो फीका सा मुस्कुरा दिए। पाकिस्तान में आना और नाय की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। सलमान साहब के पूछने पर इसने कहा था कि वह पहुंच जाएगा। वक्त पर वक्त पर लगा कर उड़ गया, और शादी का दिन भी आ पहुंचा। स्टेज पर दोनों बनी बैठी अनाया वसवसों और खर्चों में गिरी थी। जिससे निकाह होने जा रहा था इसकी कोई खबर नहीं थी। सलमान साहब को इसने कहा था कि वो सुबह 4 बजे पहुंच आएगा, लेकिन अब दिन का 1 बज चुका था। इसका नंबर भी बन जा रहा था। बहुत बार ट्राई करने के बाद वो थका हार कर मायूस होकर बैठ के, तभी इनके सेल फोन पर रिंग हुई। आहन का नंबर देकर इनकी जान में जान आई। आहन तुम कहाँ हो? बाबा मैं नहीं आया, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कॉल की है कि अनाया और अशर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अंकल ने अपने स्टेटस की वजह से इन दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी है। इसलिए प्लीज़ आप इन दोनों की शादी करा दें। हाँ ये क्या कह रही हो? मैंने अपने दोस्त को ज़ुबान दी है। इसकी बेटी दुल्हन बनी स्टेज पे बैठी है, और तुम कह रही हो कि मैं किसी और से इसका निकाह करवा दूँ। आन तुम बहुत हाँ तुम मुझे बहुत मायूस किया है जानता हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। आशा मेरा बेहतरीन दोस्त है, और मैं इसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। और वो
भी बहुत कुछ इससे कहना और पूछना चाहते थे, लेकिन इसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। आहा ने अपना नंबर बंद करने से पहले एक कॉल अनाया को भी की थी। मोबाइल हाथ में लिया अनाया बुत बनी बैठी थी। जब शहबाज खान अंदर दाखिल हुए, वो सर झुका इसके करीब आकर बैठ के उन्होंने अनाया के सर पर हाथ रखना चाहा, जिसने इसने झटक दिया। बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने अशर के साथ ये सब क्यों किया? आप जानते हैं मेरे दिल में आज भी वही है। मैंने आहान के साथ शादी के लिए सिर्फ इसलिए की थी कि वो अशर का दोस्त है और मैं अशर को नीचा दिखाना चाहती थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज इसने ही मेरी इज्जत रख ली है। वो तुमसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। प्लीज़ अनाया, मैंने तुम्हारे साथ जो किया है इसका बदला तुम मेरे साथ ऐसे नहीं ले सकती। बाहर सा मेहमान मौजूद है, मेरी इज्जत तो दो कौड़ी की रह जाएगी अगर आज ये शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। बाप के आंसू देख के से चुप लगी थी और अगले आधे घंटे में वो अनाया शहबाज से अनाया अशर हो गई थी। आहा ने हुमायूं और सीरत को यही बताया था कि शादी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। इन दोनों का ही पाकिस्तान में किसी से राब्ता नहीं था, लेकिन समीर सब जानता था। इसने बस खामोशी इख्तियार कर रखी थी। आस्ता आस्ता हुमायूं की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और वो ज़्यादातर दवाइयों के ज़रिए से सो रहे थे। सीरत को आन बस इन्हीं औकात में हॉस्पिटल लेकर जाता जब वो जाग रही होती। हुमायूं जब हसरत से सीरत की तरफ देते तो आन का दिल चाहता वो अपनी जान देकर खुदा से इनकी ज़िंदगी मांग ले। जब तक वो इनके पास होती वो बस इसके चेहरे पर नजरें अटकाए अटकाए देखते रहते। सीरत भी इनकी रोज रोज की गिरती सेहत के पेश नज़र इनके पास बैठकर बातें करती रहती और जब वो इनकी बातें सुनते नीम गनुदगी में चले जाते तो वो फूट फूट कर रोने लगती, खुदा से शिकवा करती और फिर एक कमीज से वजू करके जायनमाज बिछा के इनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगने लगी। पहरों जायनमाज बैठी बैठी रहती, खाने पीने सोने का इससे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। आज वो घर से इनके लिए सूप बनाकर लाई थी। अभी 2-3 चम्मच ही सूप के पिए थे कि उन्होंने इसका हाथ थाम लिया। सिर्फ जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। हर जीरो को एक दिन मौत आनी है। मौत एक कटल हकीकत है जिससे नजरें नहीं चुरा सकते। सीरत ने रोते हुए उनके मुंह पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, आज कहने तो क्या पता फिर वक्त मिले ना मिले। देखो सीरत, मेरे बाद अगर किसी की बात मानी है तो वो आहान है। वो तुम्हारे ख्याल रखेगा, जो वो कहेगा इसकी बात मान लेना। वो मेरा दोस्त है, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है। मेरे जाने के बाद वो टूट जाएगा, इसका ख्याल रखना। जानती हो, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वो कई दिन सोया नहीं था। इसने मेरे ख्याल किसी माँ की तरह रखा। वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। मुझे तुम्हारे लिए इसके अलावा किसी पर भी यकीन नहीं है। मुझसे वादा करो, जो वो कहेगा वो तुम्हारे लिए जो फैसला करेगा बिला चूंच रहा तुम इसकी बात मान लोगे। इसने रोते हुए सर इस बात में लाया और दोनों बाबे डी गले लगकर रोने लगे। दोनों को खामोश करवाने वाला कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर खड़ा इनकी बातें सुनता आन का दिल दुख से भर गया। वो जब 7 साल का था तो वो बहुत बीमार हो गया था। डॉक्टर्स भी इसकी ज़िंदगी से मायूस हो गए थे। डॉक्टर ने बताया कि इसके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। इसके माँ बाप ने इसके लिए डोनर ढूंढने लगे तो जो इनके बेटे को गुर्दे दे सके। तब हुमायूं ने खुद को पेश किया और अपना ही गुर्दा आन को दिया। आन ये बात नहीं जानता था और वो बहुत दिन इनसे नाराज़ रहा कि वो इससे मिलने हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मनाने की कोशिश करते रहे। और फिर जब वो किसी तौर पर राज़ी ना हुआ तो दादी ने इसे बता दिया कि वो इससे मिलने क्यों नहीं आया। तो और तब आन ने एक बात सोच ली कि इसकी ये ज़िंदगी बस हुमायूं खान की दी हुई है और वो ये बात कभी नहीं भूला। वो बहुत खुश था। इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी अनाया आज इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो कहीं भी नहीं थी। वो जानता था कि वो अभी तक किसी से नाराज़ है। वो कोट और जूते उतार कर बेड पर लेट गया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और खुशबू का एक झोंका आशिर की नथनों से टकराया। इसने गर्दन मोड़कर देखा तो ब्लू कलर के सादा से सूट में वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल बना रही थी। बालों को जोड़ी की शक्ल में बांध कर वो आशिर की तरह मुड़ी। मैं कहाँ सोऊंगी? जहाँ तुम्हारा दिल करे। अच्छा तो फिर तुम ऐसा करो कि ये तकिया लो और सोफे पर सो जाओ, बेड पर मैं सोऊंगी। इसकी बात पर वो तकिया लिए उठ खड़ा हुआ था। तब इसने दोबारा से मुखातिब किया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट सुबह मिलेगा। मुझे अलार्म थोड़ी ही हुआ था कि मेरी शादी हो जाएगी जो मैं गिफ्ट पॉकेट में लिए घूमता। ओके, सुबह याद से ले आना, मुझे अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये भी बता दें कि गिफ्ट क्या हो। और झिझला कर बोला, वो कुछ भी हो चलेगा। ओके, सो लाइट बंद कर दो, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। जी मोहतरमा, कोई और हुक्म? जी नहीं, और कुछ नहीं। इसे ज़्यादा तान कर सोते देख इसे बहुत गुस्सा है। वो क्या क्या सोच के आया था, किसी भी तरह से मना लेगा, लेकिन इसका ये रवैया इसकी सोच से बलातर था। वो गुस्से से लाइट बंद करके लेट गया। रात को आ नहीं हॉस्पिटल में रुकता था। सुबह समी और सीरत घर चले जाते थे। इसे सोए अभी कुछ पल ही हुए थे जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और इसने दरवाज़ा खोला तो सामने समी था। सीरत, जल्दी से आओ, हमें हॉस्पिटल चलना है। क्यों, क्या हुआ? इसने लरजती आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं हुआ, शायद चाचू का ऑपरेशन हो। अच्छा, मैं बस अभी आई। इसने जल्दी से चादर ली और चप्पल पाँव में रस्ते हुए इसके साथ चल दी। जिस वक्त वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंचे तो सामने बेंच पर आहान सर झुकाए
बैठे देखकर सीरत के पांव सुस्त पड़ गए। समीन इसके करीब जाकर इसका कंधा हिलाया तो वो सीधे होते हुए समय के गले लगकर रोने लगा। ऐसा रोता देखकर सीरत के पाँव ने आगे चलने से इनकारी हो गया। आन की नज़र जब सीरत पर पड़ी तो समी ने इसे अलग होते हुए इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब पहुंचकर इसे गले लगा लिया। वो दोनों हिचकियों से रोने लगे। सीरत हुमायूं की लाड़ से लिपट कर इतना रोई कि आन और समी ने बहुत मुश्किल से संभाला। फिर इसे कुछ पता नहीं चला किस तरह वो लोग पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने पर दादी से लिपट कर सीरत ने वो रोई कि हर आंख अश्कबार हो गई। जनाजा उठाने के लिए जब सब आए तो कई दिनों के रोने और खाने पीने छोड़ने की वजह से वो दुआ करते करते पास खड़े आन की बाहों में झूल गई। आन इसे थाम कर दादी और अनाया के हवाले किया। दुआ को हाथ उठाएं तो दिल लरजता है। तकदीर की गिरफ्त में आया हुआ शख्स तकदीर से ही बचता है। तकदीर के भी बड़े अनोखे खेल हैं। तकदीर जैसे होनी थी होनी भी कहते हैं और होनी को कौन टाल सकता है। सो इसने अपने शिकस्ता साहब को समेट कर इकट्ठा किया और हौसलों को जमा किया और बेड से उठकर वॉशरूम में घुस गई। वो वुज़ू करके लौटी तो तब भी कमरा खाली था। इसने जाए नमाज बिछा कर नमाज अदा की और अपने बाकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। दुआ करते करते शिद्दत क्रिया से इसे हिचकी बंद की जन्म लिया है तो अब कई ज़मानों से हम एक तयशुदा तकदीर में मुकीद हैं। इसने सजदे से सर उठाए तो दादी को अपने करीब ज़मीन पर बैठे पाया। बेटा माशिते खुदाबंदी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जो आया है इसे एक दिन लौट कर इसी के पास जाना है। सीरत पहले भी कम ही बोलती थी लेकिन हुमायूं के जाने के बाद इसे बिल्कुल चुप लग गई थी। इसका अब इस घर में दिल नहीं लगता था। यहाँ हर तरफ इसके बाबा की यादें बिखरी रहती थी। इसकी ज़िंदगी में बस एक काश लफ्ज़ रह गया था कि काश हम कुछ वक्त पहले मिल जाते। काश मामा के ज़िंदा होते हुए मिल जाते। लेकिन खुदा के हर काम में कोई ना कोई मसले तो पोशीदा होती है जिसे हम जैसे आम इंसान नहीं समझ सकते। इसका वजूद अब इसके घर के लोगों को भी खटकने लगा था। आन से तो वैसे भी सबका बाइकआउट चल रहा था। इसका अनाया से शादी से इनकार की वजह भी सीरत को गर्दाना जा रहा था। सब अब आन से कम कम ही मुखातिब होते थे। अगर वो खुद ही कोई बात कर ले तो ठीक है नहीं तो वो खुद से इससे कोई बात नहीं करती थी। इसने कल रात सलमान अली और अरीबा बेगम की बातें सुन ली थी। सलमान इस लड़की को यहाँ से चलता करे आप माने ना माने। आन इस लड़के को इसीलिए यहाँ रखा हुआ है क्योंकि हुमायूं इससे इस लड़की को अपनाने का वादा ले चुका है और देर या बदीर आन इस लड़की से शादी कर लेगा और मैं एक तवाइफ की बेटी को अपनी बहू बना लूँ। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसकी बात से सीरत ने सोच लिया कि अब वो ज़्यादा निया नहीं रुकेगी। इसने अखबार में मुख्तलिफ इश्तहार देखने शुरू कर दिए थे। इसने सोचा था कि अगर इससे कोई ढंग की जॉब मिल जाए तो वो चुपचाप किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाएगी। आज संडे होने की वजह से सब लोग सो रहे थे। सिर्फ पिछले सिरे में रखी लोहे की पुरानी जंगलूद कुर्सी पर बैठ गई। एक तरफ दरख्त पर न जाने चिड़ियाँ क्यों शोर कर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह भाग रही थी। वो गौर से इस दरख्त को देखने लगी जिसमें बहुत से घोंसले बने हुए थे। इसे इन पर रक्श आया। मुझसे बेहतर तो ये हैं जिनका अपना घर तो है। इसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी। तेज धूप होने की वजह से वो पेशानी पर एक हाथ रखकर ऊपर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वो इसके आगे आ खड़ा हो गया किसी घने साई की तरह। 3 पीस सूट में मलबूस दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले अपनी आंखें छोटी करके गौर से इसे देख रहा था। इसे देखकर वो जल्दी से खड़ी हो गई। इसने हाथ के इशारे से इसे बैठे रहने के लिए बोला और करीब ही ब्लॉक्स के बने एक बेंच पर बैठ गया। सीरत मुझे तुमसे बात करनी है लेकिन तुम इन दिनों लगता था कि कुछ ज़्यादा ही बिजी तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होता। मैंने कल भी तुमसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है और इसके बाद तुम मुझे अब दिखाई दे रही हो। मैं कोई लंबी तमीद नहीं बांधूंगा। जल्द बदीर मुझे शादी तो बहरहाल करनी है इसलिए मुझे तुमसे ही कहना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बता रहा हूँ। चाचू ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी और मैं इनके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उन्होंने आपसे कहा था कि कोई अच्छा सा शख्स देखकर मेरी शादी कर दें। ये नहीं कहा था कि खुद ही बलि का बकरा बन जाए। जितना मैं इन्हें जानता हूँ तुम नहीं जानती। मुझे पता है वो क्या कहना चाहते थे। और हाँ, शाम तक तैयार है ना, आज हमारा निकाह है। मैंने घर में सबको बता दिया है। चलता हूँ, मुझे अभी एक ज़रूरी काम से जाना है। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया। वो हैरान होकर से देखने लगी कैसा अजीब शख्स है। शादी के ऐसे बता रहा है जैसे कह रहा हो कि हम शाम को साथ डिनर कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाकर वो वापस आया। हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी है। तुमने कल जिस जॉब के लिए अप्लाई किया था इसके लिए तुम सूटेबल नहीं हो। भला मेरी बीवी ही मेरी सेक्रेटरी की जॉब करेगी, अच्छा नहीं लगता। और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करना। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम पताल में भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। सारा दिन वो घर वालों से छुपकर कमरे में बंद रही। जो ही शाम ने अपने पर पिला इसके हाथ पांव फूल गया। हराहट और पर वो चूक जाती थी। इसकी तो ये हालत थी जैसे किसी कैदी का आज आखिरी फैसला आ रहा हो। इसे यकीन हो कि इसे उम्र कैसे सुनाई जाएगी। रात के 8 बजे के करीब इसे अपने कमरे के बाहर कदमों की आहट महसूस हुई और चंद सेकंड के बाद नए कमरे में दाखिल हुई। इसने आते ही जरतार दुपट्टा इसके ऊपर ओढ़ा और
उड़ाया और डोर वाक़ कर दिया। चंद मिनटों का खेल हुआ था। इसने अपना जुमला हकूक़ आन सलमान के नाम लिख दिया। अनाया खुश दिली से इसे गले लगाया, जबकि वो धुआं-धुआं होते चेहरे के साथ इसके चेहरे पर कोई दुःख ढूँढने की कोशिश कर रही थी। इसके ख्वाहिशात को समझते हुए वो आगे बढ़ी, उसका हाथ थाम के इसे बेड पर बैठाया और खुद भी आलती-पालती मार के इसके सामने बैठ के, तुम चाहती हो मैं दुखी हूँ, जो ऐसे घूर-घूर कर मेरे चेहरे पर दुःख ढूँढ रही हो। जानती हो मैं आन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, इसकी वजह से मुझे वो मिला जो मेरी ज़िंदगी है, जिसकी बेवफ़ाई की सुनकर मैंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन जानती हो इसकी दुआओं की वजह से ही मैं बच गई। अगर ना होता तो इससे सारी ज़िंदगी एक धोखेबाज ही समझती रहती। इसके मेरे दरमियान स्टेटस आड़े आ गया था। कभी-कभी माँ-बाप अपने बच्चों की खुशियाँ देने की कोशिश में इनका बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। इन्हें पता नहीं चलता कि माँ-बाप औलाद का बुरा नहीं चाहते, बस वो जो भी करते हैं औलाद की मोहब्बत में करते हैं। मेरे बाबा ने भी ऐसे ही किया और मेरे लिए अशर को छोड़कर आन जैसा वेल सेटल्ड बिजनेसमैन के रिश्ता जोड़ा। अशर मेरे बाबा की फैक्ट्री में एक मामूली मुलाजिम था, लेकिन मैं अनाया चौधरी इस मामूली से आदमी को दिल दे बैठी। मेरे बाबा का ख्याल था कि इसकी खूबसूरती पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो गई हूँ। वो मोहब्बत को मानते ही नहीं थे। उनका ख्याल है जब पेट और जेब खाली हो तो मोहब्बत की हैसियत आसानवी रह जाती है। इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मंगनी इसके किसी कज़न से हो गई है। मुझसे वो सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि वो अपनी इज्जत मिटा सके, अपनी गुर्बत मिटा सके, और मैंने भी इनकी बात पर यकीन कर लिया। मैं भी अक्लमंदी थी, कुछ भी सोचा समझा नहीं, बस इनकी बात पर यकीन कर लिया। शायद हर बेटी अपने माँ बाप पर इतना ही यकीन रखती है। ये मेरे हाथ में अंगूठी देख रही हो, ये देखने में बहुत मामूली है, लेकिन तुम मेरे दिल से पूछो दिन में कितनी बार इस पर नज़र पड़ती है। इस शख्स से मेरी मोहब्बत में इजाफा होता है। जानती ही मेरी उंगली में पहनते हुए इसने क्या कहा था, ये तुम्हारे शान नहीं है, लेकिन ये मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी इज्जत हर चीज़ से मुकद्दम रखूँगा। तुम्हें बताने का मकसद है कि तुम आन के साथ नई ज़िंदगी गुजारने जा रही हो, इसलिए इस नई ज़िंदगी में किसी शक व शुबा को अपने दिल में जगह ना देना। वो तुम्हारे लिए बहुत से महाज से लड़ रहा है, इसलिए तुम इससे लड़कर इससे कमज़ोर ना करना। वैसे एक बात बताऊँ, अगर मेरी ज़िंदगी में अशर ना होता तो मैं किसी कीमत पर भी आन को तुम्हारे लिए ना छोड़ती। आखिरी बात पर इसने शार्तन कही थी और इसकी बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस दी। 2 दिन तो सुकून से गुजरे। इसका खाना नाश्ता इसके कमरे में पहुंच जाता था। अब इसे घर वालों की फिक्र नहीं थी, लेकिन इसे आन का सामना करने में हिचकिचाहट थी। वो ईशा की नमाज अदा करके उठी थी, तभी डोर नॉक करके वो अंदर दाखिल हुआ और इस पर एक तराना निगाह डालकर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या मसला है? 2 दिन कमरे में क्यों बंद हो? कोई मसला नहीं है, इसने उंगलियां चटकते हुए दूसरी तरफ रुख करके जवाब दिया। इसने इसके सरापे पर एक नज़र डाली, जो ब्लैक कलर के सादा से कपड़ों में बड़ी सी ब्लैक चादर लिए इसे नमाज के स्टाइल में रखे मुंह मोड़े खड़ी थी। आहन आगे बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और उसका हाथ पकड़े जिस वक्त डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, सब लोगों ने खाने से हाथ रोके। इन दोनों को देखा। आहन ने चेयर घसीट कर पहले सिर को बैठाया, फिर खुद इसके बराबर बैठ गया। क्या लोगे? कुछ भी अंधा क्या जाने दो। आंखें फारिया ने इसका कुछ भी कहने पर तंज किया। आन ने इसे कड़े तेवरों से घूरा। वो खामोश होकर नजरें झुका गई। इसकी बात का मतलब समझती सीरत आन के सामने मजीद शर्मिंदा हो गई। बिरयानी दे दें, वो अटक अटक कर बोली। इसकी बात पर वो सहलाता हुआ उसकी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। आहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सलमान अली ने इस पर नजर जमाए कहा। बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुमसे तीनों फैक्ट्रियों का चार्ज वापस लेना चाहता हूँ। पावर ऑफ अटर्नी मैं समी को दे रहा हूँ। तुम खाना खा के इन कागजात पर साइन कर देना। कल से तुम फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है। ओके। इसके इतने आसानी से मान लेने पर सलमान अली हैरान रह गए, जबकि सीरत को अब अंदाजा हुआ था कि इसकी वजह से इसके लिए कितनी मसाइल पैदा होंगे। खाने के बाद कागजात पर साइन करके वो सीरत का हाथ पकड़ के इसे अपने कमरे में ले आया। सीरत चेयर पर बैठी आन की कार्रवाई को गौर से देख रही थी, जो पिछले आधे घंटे से वार्डरोब में कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद इसने अपनी मतलूबा चीज़ बरामद की, उसे लेकर साइड पर रखे दीवान पर बैठ गया। वो एक ब्लैक कलर की फाइल थी, जिसके बाहर जली हुर्फों में आहान सलमान लिखा था। वो काफ़ी देर इसके वर्क उलट पुलट करके देखता रहा। फिर इसने एक मोबाइल में कोई नंबर डायल किया। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, कैसे हैं आप? मैंने आपको बताना था कि मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूँ। नहीं, मीटिंग कोई नहीं है। आप ऐसा करें कि ज़फ़र से कहिएगा कि वो अपनी बीवी से घर की सफाई करवा दें। ओके, फिर मिलते हैं कल। कॉल बंद करके इसकी नज़र सीरत पर पड़ी। अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जी, मैं जाऊँ यहाँ से? अरे मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा, आओ मेरे साथ। तो इसका हाथ पकड़े से वार्डरोब तक लायरे से खोलकर एक सादा सा सूट निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। तुम चेंज करो, फिर बात करते हैं। वो कपड़े हाथ में लिए बाथरूम में घुस गई। थोड़ी देर के बाद बाहर निकली तो आने इसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और बेड पर अपने करीब इसके लिए जगह बनाते हुए इसे बैठने के लिए कहा, और वो इसके करीब बैठने में
हिचकिचा रही थी जब इसने हाथ पकड़ के इसे अपने करीब बैठाया। देखो सीरत, मुझे कुछ वक्त चाहिए। चाचू का ऐसा अचानक चले जाना और फिर घर वालों का रवैया, मैं उलझ कर रह गया। तुम जानती हो, मुझे अब कारोबार नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। समझो कि अब मुझे ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। मुझे तुमसे शादी के फैसले पर कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए इस नए रिश्ते को अपनाने के लिए। तुम मेरा साथ देना और जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने साथ पाओगे। हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ मेरा अपना घर भी है, और फिर मैं अब आगे काम वहीं से शुरू करूंगा। सुबह 8 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तुम अपनी पैकिंग कर लो। अशोक को लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी में अब सुकून ही सुकून है। वो 5 बजे घर लौट लौट आता था। अब आज भी हिसाब मामूल वो घर लौटा तो अनाया इसे कहीं नज़र ना आई। वो इसकी बाबत पूछने के लिए किचन में माँ के पास आया तो सामने का मंजर इसके लिए खुशगवार हैरत लिए था, जहाँ अनाया सूफिया बेगम की साथ रोटी बना रही थी और साथ ही इसकी रोटी डालने के बाद रोटी की शक्ल देखकर दोनों के कहके गूंज रहे थे। अनाया ने हंसते दरवाजे की तरफ देखा तो उसकी हंसी को ब्रेक लग गई, जहाँ अशर खड़ा हैरान नज़रों से इसको काम करते देख रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी से रोटी दें। अनाया ने जल्दी से इसके लिए सारा निकाला और रोटी इसके आगे रख दी। सूफिया बेगम नमाज के लिए चली गई और अनाया इसके सामने बैठकर पुशौक निगाहों से इसे खाना शुरू करते देखने लगी। पहले लुकमा लेती अशर को दिल किया कि वो वापस उगल दे, लेकिन जब नज़र अनाया पर पड़ी तो मुस्कुरा कर इसे हाथ के इशारे से बहुत अच्छा की नवीद दी, जिस पर वो बहुत खुश होगी, और आगे बढ़कर इसकी प्लेट से एक नवाला लिया और अगले ही लम्हे वो डस्टबिन पे झुक गई थी। इसकी आंखों में पानी आगे से मुड़कर रगबत से अशर को खाते देखा और इसके आगे से सालन उठा दिया। क्या कर रहे हो? ये कोई खाने के काबिल है जो तुम खा रहे हो? सॉरी अशर, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ कुछ ना कुछ उलट हो जाता है। तुमने आज सालन में नमक डाला है या नमक में सालन बनाया है? इसको पहले ही रोना आ रहा था अशर की बात पर। बिन बरसात बारिश शुरू होने लगी। अरे प्लीज़ प्लीज़ रोना नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। यार प्लीज़ से चुप हो जाओ, देखो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ये खाना वाना बनाना, मैं रोज़ बाहर से ले आऊँगा, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। इस रोते देख इसकी अपनी शक्ल रोने वाली हो गई थी। इसकी हालत देखकर नाया रोते हुए हंसने लगी। सीरत की आंखें 7 बजे के करीब खुली तो कमरा खाली था। वो हड़बड़ा उठी, इसका और आन का सामान कमरे में नहीं था। वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी देर बाद जब वापस आई तो वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा था। सीरत को देखकर उसने कलाई में बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई। कितना टाइम और लगेगा तुम्हें? वो नॉर्मल अंदाज में बोला, बस 10 मिनट। ओके, मैं नीचे तुम्हारा वेट करता हूँ, जल्दी आना। इसलिए मैं सिर्फ इस बात में सर हिलाया और तेज तेज हाथ चलाने लगी। बाल सुलझा कर इन्हें पोनी में मुकीद किया और बड़ी सी वाइट कलर की चादर लेकर बैग कंधे पर डालती हुई दुल्हनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। से सीढ़ियों से उतरे देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। आन के सामने खड़ी मरीना ने सीरत पर एक सुलगती नजर डाली और आन से मुखातिब हुई। आन, अगले हफ्ते समीर और ज़ारा की मंगनी है, तब तक रुक जाते बेटा। नहीं माँ, मुझे वहाँ बहुत सा काम है। लेकिन आन, मरीना जाने दो इसको। सलमान अली की आवाज़ किसी भी एहसास से खाली थी। वो माँ की परेशानी पर लब रखे बरौनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सीरत ने दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहा तो दोनों ने ही मुंह मोड़ लिया। वो बोझा दिल से बाहर निकले। सामने आन इससे गेट से बाहर जाता दिखाई दिया। वो इसके पीछे ही बाहर निकली तो वो टैक्सी का दरवाज़ा वाक़ई इसके इंतज़ार में खड़ा था। इसके बैठने के बाद वो भी इसके मुकाबले बैठा और दोनों ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे को देखा और ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा ही खुददार है। इस घर की गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाना भी गवारा नहीं किया। विंडो से देखते सलमान अली ने अपनी जोजा को मुखातिब किया, जिसके जाने पर सर झुकाए आंसू बहा रही थी। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। न जाने वो कौन सी मनहूस कड़ी थी जब ये लड़की हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुई थी। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। हुमायूं खुद तो चला गया, इस मनहूस को मेरे बेटे के सर थोप गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के से घर तक पहुंचते पहुंचते लगभग 2 घंटे लग गए थे। सीरत का ख्याल था कि कोई छोटा मोटा फ्लैट होगा, लेकिन पोश इलाके में एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। आन के लाहौर वाले घर जितना बड़ा वैसा ही खूबसूरत। वो टैक्सी से उतरे तो चौकीदार भाग कर आगे आया और आन के हाथ से संभाल लिया और अंदर की तरफ बढ़ गया। घर के अंदर दाखिल हुए तो एक साइड पर गैराज था जिसमें 2 गाड़ियां खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे थे। एक साइड पर घर दूसरे पोर्शन में तक जा रही थी। जा बजा बोगन बेला की फूल गिरे पड़े थे। आने इसके चेहरे पर खुश और इश्तियाक की मिलीजुली कैफियत देखी तो मुस्कुरा दिया। कैसा लगा? घर बहुत खूबसूरत है, मेरे ख्वाबों जैसा। क्या ये हमारा घर है? इस मासूम सवाल पर मुस्कुरा दिया। हाँ, हमारा घर है, तुम्हारा और मेरा। अब वो इसका हाथ पकड़कर अंदरूनी तरफ ले गया और सीरत ने घूम फिर कर अगले 10 मिनट में पूरा घर दे चुकी थी। मैडम, घर देख लिया है ना? अब मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना कर लाओ। कॉफ़ी? जी कॉफ़ी। वो किचन की तरफ बढ़ गई और ठीक 10 मिनट के बाद वो कप ट्रे में रखे बाहर आई। एक कप इसने खुद लिया, दूसरा कप आन के आगे रख दिया। इसे तजस्सुस हुआ, वो इतनी आसानी से मान गई। वो इतनी जल्दी कॉफ़ी बनाकर भी ले आई। इसने आगे होकर कप उठाया तो देखकर एक नज़र कप पर डाली और दूसरी सीरत पर जो मदद से कप लबों से लगा इसे देख रही थी। ये क्या है? आने कप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये वो आगे बढ़ी और झुककर इसके कप में देखा। इसे चाय कहते हैं जी? वो
मुझे नज़र आ रहा है, तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? बड़ी मासूमियत से आगे से फिर सवाल आया था, दिस इज़ नॉट फेयर, तुम जानती हो मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये तो तब सोचना था ना जब मुझे कह कर गए थे कि मैं तुमसे पूछ नहीं बता रहा हूँ, शाम को हमारा निकाह है। सीरत, मुझे कॉफ़ी चाहिए। किचन इस साइड पर है, वो उंगली से इशारा करते हुए बोली, और वो इसे घूरते हुए चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगा। और आज इससे चाय इतनी बुरी नहीं लग रही थी। इसे चाय पीते देखकर वो उठी और किचन की तरफ बढ़ गई और वापस लौटी तो इसके हाथ में एक और कप था। वो आन के करीब आई, उसके हाथ से चाय का कप लेकर इसके हाथ कॉफ़ी का कप दे दिया और वो हैरानी से देख रहा था। ये क्या था? ये आपका टेस्ट था कि क्या आप कभी मेरी पसंद को भी अपना सकते हैं? अच्छा, अभी भी कोई शक है क्या? जी नहीं, शक तो पहले भी नहीं था। आने से बाजू के सार में लेते हुए इसे अपने करीब किया। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ये चाय का कप मेरा और ये कॉफ़ी तुम्हारी क्या? जी, क्या क्या नहीं, अभी ये कॉफ़ी का कप तुम पियोगी। वो इसके हाथ से कप लेकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। इसकी शायद इसी पर भारी पड़ गई थी। वो कॉफ़ी का कप हाथ में लिए सहन में चली आई। उसने कुर्सी का सीट कर छांव में रखी और उस बेल के नीचे बैठ के कहीं फूल शाखों से अलग होकर इस पर आ गिरे से इस गोशे में बैठना बहुत अच्छा लगता था। और जब फूल इस पर आकर गिरते तो वो इससे अपनी ज़िंदगी कितना खूबसूरत लगती। पिछले 1 साल से इसकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी कि इसके पीछे तमाम महरूमियों का खात्मा हो गया था। हाँ ने इसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। इसे कभी ज़ुबान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ब्रांडेड कपड़े, जूते, वॉच, गोल्ड की ढेर सारी ज्वेलरी इस सब की तो इसने कभी ख्वाहिश भी नहीं की थी। तो इसने तो बस एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी की ख्वाहिश की थी। ऐसी हताशात इसे कोई ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन अल्लाह ने इसकी वो हसरतें भी पूरी की थी जिसका इसने कभी सोचा भी नहीं था। मॉफ कलर का ब्रांडेड सूट जिसमें नेवी ब्लू धागे का काम हुआ था, कलाइयों में कंगन, नाक में डायमंड नोज पिन, हाथों में बेशकीमत अंगूठियां और पाँव में ब्रांडेड जूती पहने वो कहीं से भी पहले वाली सेहत नहीं लग रही थी। इसने चाय छोड़कर कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी और आन ने चाय पीनी शुरू कर दी थी। दोनों एक दूसरे की पसंद में ढल गए थे। इसे लगता था कि आन के बगैर इसकी ज़िंदगी कुछ भी नहीं, इसकी ज़ात इसके साथ इसके बगैर नामुमकिन है। तभी इसकी गाड़ी का महसूस हारम बजा और वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसकी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पार्क करके वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब चला आया। इसे बाहों से घेरे में लेकर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। वो रोज़ाना सुबह जब घर से निकलता और शाम को घर लौटता तो ये इसका मामूल था। वो सीरत को अपनी अपनी ज़िंदगी में इसकी अहमियत का एहसास दिलाता था। वो आंखें बंद करके इस एहसास को आबे हयात की तरह अपने अंदर उतारती। डियर वाइफी, क्या किया आज सारा दिन? कुछ कुछ भी नहीं, सिर्फ आराम किया और आपके लिए अपने हाथों से डिनर तैयार किया है। अच्छा, बहुत भूख लगी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। ओके। खाने के बाद वो दोनों लॉन में चहलकदमी करते थे और ये इनका मामूल था। दोनों एक दूसरे को सारे दिन की छोटी छोटी बातें शेयर करते थे। इस लॉन में लगे फूल पौधे इसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देते। आज भी हिसाब मामूल सहन में निकल आए। सीरत, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? जानती हूँ आज पापा की कॉल आई थी। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की बात है। उन्होंने हम दोनों को लाहौर बुलाया है। अगले हफ्ते समी की शादी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। कल नहीं तो परसों तुम तैयार है ना? हम चल के शादी के लिए शॉपिंग करेंगे। इसकी एक्साइटमेंट देखकर वो भी खुशी से मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में गिरा सी थी। न जाने इसके साथ सबका रवैया कैसा होगा। आहान इन दोनों बहुत खुश था और इसकी खुशी का ये आलम था कि वो आजकल सीरत को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। इसकी हर बात अपने घर से शुरू होकर अपने घर पर ख़त्म होती थी और तब सीरत को एहसास हुआ कि शायद इन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो इसके साथ खुश तो था, लेकिन वो अपने घर वालों को बहुत मिस करता था। वो दोनों शॉपिंग पर गए और पहली बार ने इसे एक बार भी नहीं पूछा कि वो भी कुछ ले ले। इसने घर के हर फर्द के लिए शॉपिंग की थी और सीरत को इसका खुद को नज़रअंदाज करना बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी। इसे लगा शायद वो इसकी मोहब्बत और तवज्जो की इतनी आदी हो गई है कि इसे इसका अपना घर वालों के लिए फ़िक्र करना इसे बुरा लग रहा है। और आज की रात पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े सो रहे थे। ये इनके रिश्ते में पहली खलीज थी और हर गुजरते दिन के साथ तो ये खलीज घंटे की बजाय घटने की बजाय बढ़ने वाली थी। घर से निकलते हुए सीरत को न जाने क्यों रोना आ रहा था। इसे लगा शायद वो अब दोबारा कभी यहाँ ना आ सके। ये गजरा इसके लिए ये घर इसके लिए इसकी जन्नत थी और ये जन्नत इससे छीनने वाली थी। सीरत ने घर से निकलने से पहले जफ़र और इसकी बीवी को घर का बहुत सारा ख्याल रखने की ताकीद करते हुए निकली। यहाँ ने बिजनेस का सारा काम अब फारूक साहब के हवाले करके वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए थे। जिस वक्त वो लोग लाहौर पहुंचे रात के 9 बज रहे थे। टैक्सी से उतरकर हाने से बाहर ही छोड़कर भागने के अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। सीरत मरे मरे कदमों से इसके पीछे अंदर दाखिल हुई। सब लोग इसे बहुत खुश दिली से मिले थे। सीरत के साथ सबका रवैया बस लिया दिया सा था। सब हान के गिर जमा थे। इसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। वो खुद एक सोफे पर टिक गई। इसने हान की तरफ देखने से गुरेज किया क्योंकि वो बर्दाश्त की आखिरी हदों पर थी। खाना लगा तो फारिया और मरीना ने आहन को दोनों बाजू से थाम कर खाने की टेबल तक ले गई। सीरत सबके
उठने के बाद भी इंतज़ार करती रही कि शायद आहान को इसकी याद आ जाए, लेकिन वो तो अपनों में गुम था। इसे सीरत हमायूं कहाँ से याद आती। सीरत के लिए ये दिन किसी इम्तिहान से कम ना थे। किचन का सारा काम इसे सौंप दिया गया था। आहान सुबह इसके जागने से पहले घर से निकल जाता। रात गए जब वो अपने काम करके आती तो वो सो चुका होता। इससे लगा वो इसे भूल रहा है। कराची से सफ़िया चची और इनकी बेटी सारा भी आ गई थी और वो इन्हें लेने एयरपोर्ट गया था। जिस वक्त वो इन्हें इन्हें लिए घर के अंदर दाखिल हुआ तो इसकी नज़र डाइनिंग पर खाना लगाती सीरत पर पड़ी तो उसे याद आया कि आज इसने कहा था कि इसे कुछ शॉपिंग करनी है। वो घर से निकल कर इसकी बात को सिरे से ही भूल गया। वो एक्सक्यूज़ करने के लिए इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही मरीना बेगम इसके रास्ते में आ गई। आहान बेटा आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसकी बात में बात वो इससे बाद में बात करने का सोचता हुआ माँ के साथ आगे बढ़ गया। सीरत ने अपनी पलकों पर अटके आंसुओं को दुपट्टे के कोने से साफ किया और बोझल दिल से बाकी के काम निपटाने लगी। खाने के टेबल पर आज बहुत दिनों के बाद आन को महसूस हुआ कि सीरत कहीं नहीं है। वो इसे ढूंढता हुआ किचन में आया और जहाँ वो दादी के लिए परेजी खाना बना रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? चलो चल के खाना खा लो। उसने अपने शोहर की मासूमियत पर गुस्सा है, जिसे इतने दिनों में ये भी नहीं पता चल सका कि इसकी बीवी को तो सारा वक्त किचन में ही गुजरता है। आप खाए, मैं दादी का खाना देकर आती हूँ। वो थोड़ा देर खड़ा इसे देखता रहा, लेकिन इसे अपने काम में मगन देखकर वो बाहर निकल गया। इसके बाद इसका सारा ध्यान इसी की तरफ रहा, लेकिन वो इसे नजर ही नहीं आई। कमरे में आकर वो इसका इंतजार करने लगा। नींद का सख्त गलबा होने के बावजूद वो सर झटक कर जागने की कोशिश करने लगा। इसे इन दिनों न जाने क्या इसे इन दिनों न जाने क्या था। वो कमरे में आते ही सो जाता। बहुत कोशिश के बावजूद वो जाग नहीं सकता था। दरवाजे के बाहर खटपट की आवाज़ सुनकर वो बेड के साथ टेक लगाते हुए सीधा होकर बैठ गया। दरवाजे से अंदर दाखिल होती सीरत को इसे जागते देखकर खुशगवार हैरत हुई। तुम इतनी देर से क्यों आई हो कमरे में? मैं तो रोज़ इसी वक्त आती हूँ। वो अखड़े हुए अंदाज में बोली। तुम मुझसे नाराज़ हो तो क्या नहीं होना चाहिए यार। आई नो इन दिनों मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सका, लेकिन तुम भी तो सोचो, मैं कितने अरसे के बाद घर वालों से मिला हूँ। ओके लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है। सीरत मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई, मुझे अभी नींद आ रही है। आन आप अपनी वकालत फिर कभी सुनाइएगा। तो मुझसे ये किस लहजे में बात कर रही हो? उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए इसने उठाकर बैठा दिया था। तो किस लहजे में बात करूं? तो मेरे घर वालों से इस कदर जालिस होती हो सीरत कि तुम्हें मेरा इनसे 2 दिन हंसकर बोलना भी गवारा नागवार गुजर गया है। इसके इल्ज़ाम पर वह शशदर इसे देखने लगी। जानती हो, तुम्हारे लिए मैंने इन सबको छोड़कर चला गया था। गलत किया था आपने, तो नहीं छोड़ना चाहिए था। और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो वो गलती आप सुधार लें। एक जोरदार तमाचा सीरत के मुंह पर पड़ा था। वो मुंह पर हाथ रखे हक्का बक्का से देखने लगी। आने अपनी जगह से खड़ा हो गया था और अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। इसमें सीरत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई एम सॉरी सीरत, मुझे तुम्हारी बात पर ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बस ये शादी ख़त्म होने दो, हम लोग अपने घर लौट चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करके मुड़ा तो कमरा खाली था। वो न जाने कब वहां से जा चुकी थी। वो दोनों हाथ बालों में फंसाए बेड पर बैठ गया। वो सर थामे कॉफ़ी वो सर थामे काफ़ी देर बैठा बैठा रहा। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद में इतनी सकत नहीं कर पा रहा था कि वो उठकर सीरत के पीछे जा सके। और फिर बैठे बैठे इसका दिमाग रुंदगी में चला गया। वो दोबारा जिस वक्त इसकी आँख खुली, सूरज सवा नेज़े पर था। काफ़ी देर बेड पर पड़ा रहा। खटपट की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो सीरत अलमारी में सर्दी कुछ ढूंढ रही थी। इसे देखकर इसकी सारी हसासियत जाग उठी थी। वो तेज़ी से उठकर बैठ गया और उससे भी तेजी से इसे सीरत दरवाजे की तरफ मुड़ी। उसके पहुंचने से पहले ही दरवाज़ा ठाक की आवाज़ के साथ बंद हो चुका था। वो शावर लेकर चेंज करके नीचे आया तो इससे इसकी एक झलक किचन के खुले दरवाजे से नजर आई। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से उतरती मरीना बेगम ने आन को अपने पास बुलाया, लेकिन वो इनकी आवाज़ नज़रअंदाज करता किचन में चला आया, जहाँ वो लंच की तैयारी में मसरूफ थी। वो कबर्ड के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। स्किना भी आपके साथ जो दूसरी मुलाजमा होती थी, नूरी, वो किधर है? साहब वो अभी इधर ही है जी। नूरी और शराफत मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं। हम ठीक है, आप नूरी को अपने साथ किचन में काम पर रखें और शराफत को बोलें कि वो शादी तक अपने दोनों भाइयों को भी ले आए काम पर। लेकिन साहब, बड़ी बीबी ने मना किया है कि नूरी किचन में काम नहीं करेगी। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो करें, और हाँ, अभी 2 गिलास से जूस बना दें। सीरत बज़ाहिर अपने काम में मसरूफ थी, लेकिन इसका सारा ध्यान इसकी बातों की तरफ था। अपनी अपनी मुकम्मल करके वो आगे बढ़ा और सीरत का हाथ पकड़ता इसे घसीटता हुआ अपने साथ बाहर लाया और फेंकने के अंदाज में हाल में मौजूद सोफे पर इसे बैठाया। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो इसके हाथ को अपनी गिरफ्त में लेता, इसे वापस से पहले वाली पोजीशन में बैठा चुका था। एक हाथ से इसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े किसी से बात करने में मसरूफ था। सीरत सबकी मौजूदगी में शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी, जबकि समी ने गला खंगाकर हान को इशारे से पूछा, ये क्या है? और इसकी बात पर इसे मुस्कुराकर सीरत को देखा, जो शर्मिंदा सी नजर आ रही थी। मरीना बेगम की आंखों में चिंगारे से भरी थी। उन्होंने सारा को इशारे से आहन के पास जाने को कहा। आहन, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, प्लीज़ मुझे ले चलो। सारा ने बड़ी
लज्जत से आहान का हाथ पकड़ते हुए कहा, सारा तुम ऐसा करो, मम्मा की गाड़ी ले जाओ और साथ फारिया को ले जाओ। मैंने आज अपनी वाइफी को शॉपिंग करवानी है। और यहाँ यहाँ आकर पहली बार इसे सीरत के लिए इस तरह से पॉजिटिव देखकर फारिया मरीना बेगम हैरान थी। इनका ख्याल था कि वो इन दोनों में ताल्लुकात ना होने के बराबर है। आन का इसके हवाले से लापरवाह सा अंदाज, सीरत का भी इससे खिंचा खिंचा से रवैये से इन दोनों ने कुछ और ही आखिज किया था। अच्छा चलो, मैं तुम दोनों के साथ ही चलती हूँ। नहीं यार, हमें प्राइवेसी चाहिए, तुम किसी और के साथ चली जाओ। और इसकी बात पर सबके मुंह खुल गया। वो तो बहुत केयरिंग था, सबका दिल रखने वाला, और आज तो इसने हद ही कर दी थी। और ये बात सबको चुभ रही थी। जबकि एक तरफ ये सब कुछ देखती दादी मुतमिन हो गई थी, क्योंकि जिस रात को सीरत रोते हुए इनके कमरे में आई थी, वो तो बहुत परेशान हो गई थी। गो कि इसने उन्हें रोने की वजह पूछने पर एक लफ्ज़ भी नहीं बताया था। जाओ चेंज करके आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। आने सीरत का हाथ छोड़ते हुए इसे जाने के लिए कहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सारा को ले जाएं। तुम्हें जो कहा है वो करो। इस बार वो सख्त लहजे में बोला। इसे भेजकर वो सबसे एक्सक्यूज करता हुआ बाहर निकल गया, जहाँ समी खड़ा इसी का इंतजार कर रहा था। अच्छा किया तुमने, मैं बहुत दिनों से सब देख रहा था, तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर नज़र आते थे। क्या तुमने इससे शादी सिर्फ वादा चाचू से वादा निभाने के लिए की है? भाई अगर तुमने ऐसा किया है तो ये तुमने इसके साथ और अपने साथ भी गलत किया है। आने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि जब इसे समी के पीछे वो खड़ी नजर आई, कासनी कलर के कपड़े पहने, साथ कंधों पर सफ़ेद चादर डाले, वो बहुत ही डर लग रही थी। चलें, आहान इसे पूछा, इसे लिए गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी में बैठे इसने सीरत के चेहरे पर एक नज़र डाली। इसके मुरझाए चेहरे की वजह से इसने अपने रात के रवैये की वजह जाना। शाम में मेहंदी थी, इसलिए इससे शॉपिंग करवा के इसे पार्लर छोड़कर वो घर आ गया और ड्राइवर को ठीक 9 बजे सीरत को पार्लर पिक करके हाल में पहुंचाने का कहा। वो हाल में पहुंचा तो 10 बज चुके थे। फारूक साहब से वीडियो कॉलिंग में एक मीटिंग की वजह से वो लेट हो गया था। ब्लू कलर की कमीज शलवार में मलबूस वो अपनी असली मगरूर अंदाज में महफिल की जान लग रहा था। हर लड़की की नज़र इस पर थी, वो जिसे ढूंढ रहा था। वो एक कोने में छुपकर बैठकर इसे देख रही थी। हमको मालूम नहीं मोहब्बत के तकाजे, लेकिन हमने तेरी बातों के अलावा हर बात बुला रखी है। हाँ ने करीब से गुजरती अनाया को रोककर सीरत के मुतालिक पूछा। इसने बताया कि वो अभी तो इधर ही थी। तभी दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर लाकर बैठाया गया। ज़ारा के लबों पर धीमी मुस्कान थी, अपनी चाहत को पा लेने की चमक जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। जब तक इसके पीछे भागती रही, वो इससे दूर भागता रहा। और जब इसने सब कुछ छोड़कर अल्लाह से लो लगा ली, तो वो भी इसकी तरफ लौट आया। खाने के बाद सब लोग स्टेज पर जमा हो गए। आन सीरत को ढूंढता स्टेज में मौजूद हर चेहरे में इसे तलाशने लगा, और फिर इसकी तलाश खत्म हुई। इससे सामने लगे कदावर शीशे में वो नजर आई। दादी की ओर में से छुपकर इसे देख रही थी। आन के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। ग्रीन कलर के लहंगे और गोल्डन कलर की कांव वाली शर्ट पर बड़ा सा ग्रीन दुपट्टा, शानों पर फैलाए बालों की फ्रेंच चुटियां बनाए, हाथों में भर भर कर कांच की चूड़ियां डाली गई थी। ने आईने में इसका तफसीली जायजा लेकर अपने बाएं जाने बैठी दादी की तरफ मुड़ा और इसके पास पहुंच के इनके गले लग गया। इनके कंधे पर सर रखे सीरत के चेहरे को अपनी नज़रों की गिरफ्त में लेते हुए इसने एक आंख दबाई, तो वो सटपटा के तो देखने लगी। जबकि वो सीधा होता इसके सामने मौजूद चेयर पर बैठ गया। स्टेज पर लड़कियों लड़कों में शेरो शायरी का मुकाबला जारी था, जबकि हान सीरत के चेहरे को नज़रों के सामने लिए कहीं और ही खोया हुआ था। इसे कुछ होश नहीं था कि वहाँ क्या हो रहा है। सबकी हुटिंग पर इसने मुड़कर देखा, जहाँ लड़के मुकाबले में हार रहे थे। आने का साथ देते हुए एक शेर पड़ा, मुझसे नफरत वाजिब है, ना करो तो मोहब्बत हो जाएगी। अब की बार लड़कों की तरफ से हुटिंग थी। तभी हान के हाथ से माइक सीरत ने लिया। मुझे लहजे समझ आते हैं, अपने अल्फाज को तरतीब ना दें। इसके शेर पढ़ने पर लड़कियां अपनी खींचती हुई अपनी तरफ ले गईं, जबकि हान लड़कों को ज्वाइन कर चुका था। सीरत के इस शेर के बाद आना थोड़ी देर के लिए चुप सा हो गया था। सब लड़कों की नजर इस पर टिकी हुई थी। इन दोनों के हर शेर के बाद दोनों तरफ से जबरदस्त हुटिंग हुई। सीरत को खामोशी देखकर आन की तरफ से एक और शेर आया। आन के इस शेर के साथ ही महफिल बर्खास्त हो चुकी थी। लड़के ये मुकाबला जीत चुके थे। आन स्टेज से उतरकर अशर के साथ एक टेबल पर आकर बैठ गया। अशर काफ़ी देर इससे नजरें जमाए दिखता रहा। आने से ऐसे तकते देखा तो झंझला गया। क्या है यार, ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छा चल अब जल्दी से बोलिए, क्या था तेरे और सीरत के दरमियान? सब कुछ ठीक है ना? गधे, भाभी है तेरी सीरत क्या लगा रखी है? पहले वो मेरी बहन है, भाभी बाद में बनी है। अच्छा मैं तेरा दोस्त पहले बना हूँ और वो तेरी बहन बाद में बनी है। अच्छा मुझे बताओ, बातों में लगा कर तू असल बात छुपा नहीं सकता। कुछ भी नहीं यार, सब कुछ ठीक है। आन मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या हुआ है। आन ने इसकी तरफ देखा और इसे रात होने वाली सारी बात बता दी। आन तुमने इस पर हाथ उठाकर बहुत गलत किया है। हाँ जानता हूँ गलत किया, लेकिन यार मेरे मुंह में गुस्से से अगर कुछ निकल भी गया था
तो इससे ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि मैं अपनी गलती अब सुधार सकता हूँ, मैं इसके बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकता। वो बेचारे किसी कहता उठकर वहाँ से चल दिया। घर मेहमानों से भरा पड़ा था, वो बहुत थक चुकी थी। सुबह से पहले शॉपिंग और फिर पार्लर वाली के आगे स्टेचू बनकर 1.5 घंटा बैठना, फिर अब रात के 2 बज रहे थे। वो दिन को ही अपने रात के कपड़े दादी के कमरे में रख गई थी, इसलिए अपने कमरे में जाने की बजाय वो दादी के रूम में आ गई, जहाँ इस वक्त दादी मौजूद नहीं थी। वो शायद तहज्जुद के लिए उठी थी। इसके कमरे में अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब जोर जोर से दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाया गया। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने मरीना बेगम मौजूद थी। वो पिछले 1 घंटे से रूम में इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। वो इसे ढूंढता हुआ किचन और लाउंज से होता हुआ दादी के कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कमरे से आती आवाज़ पर इसके कदम रुक गए। दरवाजे की तरफ जाता इसका हाथ हवा में हिमालिक हो गया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। कहाँ मेरा बेटा, कहाँ तुम एक तवाइफ की बेटी हो। मेरे बेटे के माशरे में एक इज्जत और मुकाम है। वो लाख लोगों में खड़ा होता है तो नज़र इसी पर टिकती है। वो तुमसे मजबूरी का रिश्ता निभा रहा है, तुम्हारे बाप का एहसान उतारा है। तो तुम तो नहीं जानती होगी एहसान के बारे में। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे बाप ने आन को अपनी किडनी दी थी और सारी ज़िंदगी इसका खराज हासिल करता रहा। तुम्हारे बाप मरने से पहले मेरे बेटे को पाबंद कर गया। वो तुम जैसी खरफा से शादी कर ले। उन्होंने झूठ की अमेज़ी शामिल की। बात सुनता आन अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान था। नहीं, मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। आन को सीरत की आवाज़ में वाज़ा कँपकँपी महसूस हुई थी। वो वहीं से लौट आए। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ सुनकर आ रहा है वो उसकी माँ कह रही थी। वो कैसे ऐसा कह सकती हैं? वो खुद भी तो एक औरत है। एक औरत की दूसरी औरत से नफरत इसने पहली बार देखी थी। परसों समी का वलीमा, और वलीमे के बाद तुम मुझे यहाँ नज़र ना आओ। मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ ऐसा मत कहीं आप आन की दूसरी शादी करवा दें। मैं खुद इन्हें कहूँगी कि वो दूसरी शादी कर लें, लेकिन प्लीज़ मुझे घर से जाने के लिए ना कहें। मरीना ने आगे बढ़ के इसे थोड़े से पकड़ कर एक झटका दिया। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। इसे धक्का देकर बेड पर फेंकते हुए कमरे से निकल गई। आन सीढ़ियों तक पहुंचा। जब फारिया इसके लिए दूध का गिलास लिए इसके पास लिया, आन ने गायब दिमागी से इसके हाथ से गिलास लेकर ऊपर कमरे में चला आया। कमरे में पहुंच इसकी नज़रों के सामने सेहत का चेहरा लहराया। इसके कानों में इसकी कपकपाती आवाज़ टकराई तो वो बेचैन हुआ। गुस्से से मुठ्ठियां भींचते हुए वो तेजी से सीढ़ियां उतरा। दादी के कमरे में आया, जहाँ वो बेड पर बैठी घुटनों में सर्दी आंसू बहा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज़ पर सिर उठाकर देखा और आन को अंदर दाखिल होते देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चलो अपने कमरे में। नहीं, वो मैं आज दादी के पास ही सोऊंगी। मैंने क्या कहा है? तुम्हें आवाज़ नहीं आई है? आपकी बार उसकी आवाज़ में एक धार सी थी और वो खामोशी से इसके पीछे चल दी। कमरे में पहुंचकर वो जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इसे गुस्से में देखकर सीरत वहीं दरवाजे के साथ लगकर खड़ी होगी। आन थोड़ी देर गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काटता रहा, फिर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया। वो वापस बाहर आए तो वो अभी तक इसी पोजीशन में वहीं खड़ी थी। वो इससे ऐसा देखकर इसका गुस्सा जहाँ की तरह बैठ गया। ड्रेसिंग के आगे खड़े होते उसने आईने में इसके चेहरे पर एक नज़र डाली तो इसे इसके चेहरे में जर्दियाँ से घुली नजरें। इसका दिल डर सा गया। इस लड़की को मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है और मेरी वजह से ही पिछले 10 दिन से न जाने वो किस जेद में रही है। वो आशा से चलता उसके करीब आया, थोड़ी के नीचे उंगली रखकर इसका चेहरा ऊपर किया। इसके आंसू को अपनी पूरों पर चुनकर इसने इसे सीने में बींच लिया। सीरत का जिस्म होले होले कांप रहा था। इसकी गिरफ्त और सख्त हुई। इसने अपने लब इसके सर पर रखे तो सीरत के आंसू में रवानी आ गई। इसके आंसू से इसकी शर्ट भीगने लगी। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, वेरी सॉरी। वो इसे बाजुओं के घेरे में लिए बेड पर आया और इसे बेड पर बैठा के इसके सामने चेयर रखकर बैठ गया। इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। जानती हो, मैं जब तुम्हारे घर दादी को भेजा था तो इसकी वजह सिर्फ चाचू थे। फिर तुम मेरे ऑफिस आई तो मुझे तुमसे हमदर्दी महसूस हुई, और जब तुम मेरे साथ अपने घर से अपना सामान लेने गई थी, वो लम्हा याद करके वो मुस्कुराया था। मुझे तुमसे चिढ़ महसूस हुई थी। फिर जब अशर के ये पूछने पर कि तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो, तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था कि तुम जानबूझकर मजलूमियत का ड्रामा करती हो। लेकिन फिर जब जिस तरह तुमने चाचू का ख्याल रखा और एक दिन जब खाने की टेबल पर तुम हम सब के साथ मौजूद थी, तुम ऐन मेरे सामने आकर बैठी थी। तुम बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। मेरी टिकटिकी बांध कर देखने पर तुम कंफ्यूज होकर वहां से जल्दी से उठ गई थी। तब पहली बार मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक बहुत ही पाकीज़ा जज्बे ने जन्म लिया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत और एहतराम का जज्बा पैदा हुआ था। जानती हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, जबकि ये बात शायद तुम खुद भी नहीं जानती थी। जानती हो, मुझे पहली बार ना अशर ने कहा था कि आहान सिर्फ तुमसे बहुत मुतासिर है। शायद वो तुम्हारे लिए दिल में कोई और भी जज्बा रखती है, और इसकी बात पर तो मैंने इसे झुठला दिया था। लेकिन जब तुम मेरे सामने होती तो तुम्हारा गुरेज मुझे बावर करवाता कि कुछ तो है। अशर कहता था कि सीरत बेचारी ने किस पत्थर से दिल लगा लिया है, और मैं इसकी बात पर मुस्कुरा देता था। जब हम लोग अमेरिका गए तो फ्लैट में तुम्हारा खौफ से मेरा हाथ पर हाथ रखना और आंखें बंद करके कुछ पढ़ना और फिर अपना हाथ खींच लेना मुझे तुम्हारी तरफ मतवज्जो कर गया। जब किचन में समी ने तुमसे कहा कि कॉफ़ी बनाना सीख लो, और तुम्हारा और समी की बहस सुनकर मैंने पहली बार चाय पी थी सिर्फ तुम्हारे लिए। जानती हो,
जब चाचू तुमसे वादा ले रहे थे, तुम्हें मेरा पाबंद कर रहे थे, तो मैंने इससे पहले ही, बहुत पहले ही ये फैसला कर लिया था कि मैं अगर किसी से शादी करूंगा तो वो सीरत हुमायूं होगी। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अगर मुझे पहले पता चल जाता कि चाचू सिर्फ कुछ दिनों के ही मेहमान हैं तो मैं इनकी ज़िंदगी में ही तुमसे शादी कर लेता। लेकिन तुमसे शादी मैंने किसी वादे की पाबंदी करते हुए नहीं की, बल्कि ये 100% मेरा अपना, मेरे दिल का फैसला था। वो अब हैरत और खुशी की मिली-जुली कैफियत में घिरी से देख रही थी। एक आंसू इसके गालों से होता इसकी थोड़ी पर पहुंचा था, जिसे हाँ ने से अपनी पूरब पर चुन लिया था। बस बहुत बहाली आंसू, अब और नहीं। लेकिन आपने परसों रात को कहा था कि मुझसे शादी आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। कहा था, गलत कहा था। आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं उल्लू का पट्ठा था। क्या इसके लिए कान पकड़कर माफ़ी मांगो? और तीखी नज़रों से घूरती सीरत इसे कानों को हाथ लगाता देखकर के खिलाकर हंस दी। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम मुझसे नाराज़गी के चक्कर में ये इतनी जर्द क्यों हो रही हो? वो पता नहीं पिछले 3-4 दिनों से मेरी तबीयत कुछ खराब। बात इसके मुंह में ही रह गई थी और इसे जोर की अबकाई आई। वो मुंह पर हाथ रखती हुई वॉशरूम में घुस गई और आन पशानी में गिरा इसे बेसन पर झुका देखने लगा। मुंह पर पानी के छींटे मारकर वो बाहर आए तो उसे थाम कर बेड तक लाया, लेकिन इससे पहले ही वो एक बार फिर पलटकर वॉशरूम में घुस गई। और आन अब इस सूरत हाल से हद दर्जा परेशान हो गया। वो बाहर आए तो उसने गाड़ी की चाबी उठाई और वार्डरोब से इसकी चादर निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई और इसे लेकर करीबी हॉस्पिटल आ गया। कुछ टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई तो सैयद ने शर्म से सर झुका लिया। आन की खुशी काबिले दी थी। आज जो आधी रात को भी सड़क में गाड़ी रोके जिससे बाहर निकल आए और खुशी से सीरत को गोल गोल घुमाते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। आन छोड़े मुझे, मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुम्हें गिरने दूंगा? और इसकी बात पर सीरत ने इसके कंधे पर अपना सर टका दिया। आन को आज की सुबह हर सवेरे से ज्यादा खूबसूरत दिलकश लगी। इसके सीने पर सर टकाए, एक हाथ गाल के नीचे रखे सीरत बेगम सो रही थी। इसने नरमी से इसका सर उठाकर तकिए पर रखा और झुक इसकी पेशानी पर अपने लब रख दी। बगैर कोई आवाज पैदा की वो शावर लेकर कपड़े चेंज करके नीचे चला आया, जहाँ बड़े हाल में इस वक्त सब लोग मौजूद थे। सलमान अली और समी किसी बात पर बहस चल रही थी। फारिया और सारा मोबाइल में बिजी थी। दादी खामोशी से इनको देख रही थी। मरीना बेगम चची के अपने राजो नियाज चल रहे थे। इसके सलाम करने पर सब ने एक पल के लिए रुककर इसके सलाम का यकजुबान होकर जवाब दिया, फिर से अपनी बातों में मसरूफ हो गए। मुझे आप सबसे बात करनी है। सब इसकी तरफ मतवज्जो, इसकी हद दर्जा संजीदा अंदाज को देखते हुए सब इसकी तरफ देखने लगे। मैं समी के वलीमे के बाद वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मेरी वजह से मेरे ऑफिस के बहुत से काम पेंडिंग पड़े हैं। इसकी क्या ज़रूरत है? तुम अब यहीं पर दोबारा से अपनी फैक्ट्री को संभालो। सलमान अली जल्दी से बोले। नहीं बाबा, मैं आपके बुलाने पर इसलिए नहीं आया कि कहीं दोबारा आपको ज्वाइन करूँगा। इसका अंदाज हतमी था। इसके जाने के बाद सलमान अली को अंदाज़ा हुआ था कि ये फैक्ट्रियाँ इसके बगैर नहीं चल सकती, लेकिन अब देर हो चुकी थी। और अब मैं आता हूँ सबसे अहम बात और अब मैं आता सबसे अहम बात की तरफ, वो मेरी बीवी से जुड़ी है। मैंने इसी से शादी कोई वादा वफा करने के लिए नहीं की, बल्कि वो मेरे दिल की अवलीन ख्वाहिश है और इससे मेरी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश तर्क कर दे, वरना मैं और वो इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। इसने माँ पर नजर जमाए कहा। लेकिन भाई, कोई आप दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों करेगा? समी ने फिक्रमंदी से पूछा। अब इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये कहकर वहां से उठ गया, जबकि मरीना बेगम और फारी नजरें झुका ली। मरीना, ये आन क्या कहकर गया है? मुझे क्या पता क्या कहा है? इनकी आवाज़ में बेयकीनी थी। मरीना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस लड़की के बाप का एहसान ही याद करके इसे बख्श दो। मरीना बेगम हूँ कहकर वहाँ से चल दी। वो आज अपने घर में मुतमिन थी। वो अपनी जन्नत में लौट आई थी। कॉफ़ी का कप थामे वो आन और अपनी बेटी रोहा को देख रही थी। दोनों बाप बेटी में न जाने क्या राजो न्याज हो रहे थे। वो और आन दोबारा कभी लाहौर नहीं गए। रोहा पूरे 4 साल की हो चुकी थी। इन 4 सालों में वो रोज़ाना माँ और बाप से फ़ोन पर बात करता था और रोज़ इनके लाहौर आने के सवाल पर फ़ोन बंद कर देता था। वो जानती है वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो भी इसे फोर्स करती रहती कि हमें मामा बाबा से मिलना चाहिए, और वो हर बार इसकी बात टाल देता। सीरत, मैं फिर से 5 साल पहले वाली जगह पर नहीं आना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी का सुकून ही खोना चाहता। रूहा की पैदाइश पर सलमान अली, समी, ज़ारा, हाशिर और नायब सब आए थे। मरीना बेगम ने इसे फ़ोन पर मुबारकबाद दी थी। वो खुद में हिम्मत नहीं पाती थी कि वो सीरत का सामना कर सके। ये आगाही बड़ी जालिम चीज़ है। जब इंसान अपनी खताओं से आगाह हो जाता है तो फिर मकाफाती अमल शुरू हो जाता है। रूहा को सुलाकर इसके गिर्द अपने बाजुओं का कसारा कायम करता हुआ इससे अपने करीब कर गया था। डियर वाइफी, किन ख्यालों में खो गई हो? आन को देखकर रूहा भी इसे वाइफी कहती थी और इसकी मासूमियत पर दोनों ही हंस दिए, और इन जी हंसी में इनकी खिलखिलाहट भी शामिल होती थी, जो माँ बाप को खुश देखकर खुश होती थी। आन, आपको नहीं लगता कि आपको मामा को माफ़ कर देना चाहिए? माँ बाप भी तो औलाद की खताएं माफ़ कर देते हैं। आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए। इसकी बात पर कन्विंस होते इसने सरस बात में हिलाया, इसके गालों को चूम लिया। क्या करते हैं आन?
कोई देख लेगा, इसलिए तो मैं लाहौर नहीं जाता, फिर मैं अपनी वाइफी के साथ रोमांस नहीं कर सकूँगा। इसकी बात पर सीरत ने इसके बाजू पर चुटकी काटी। तभी हाल के दरवाजे पर सलमान अली अंदर दाखिल हुए। इसके पीछे फारिया, जारा, समी और आखिर में मरीना बेगम भी दाखिल हुई थी। सब से मिलकर आन मुड़ने लगा तो सीरत ने इसका हाथ थाम लिया और इसलिए मरीना बेगम के पास आ गई और इनके गले लग गई। इनसे अलग होते ही इसने आन का हाथ खींचकर इससे माँ के सामने खड़ा किया और अमीना बेगम भी रोते हुए उसके गले लग गई। यहाँ ने भी इन्हें अपने बाजू के गुजार में ले लिया। इन्हें लेकर वो रोहा के पास आया जो मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई इन्हें देख रही थी। मरीना बेगम ने भी इसकी मासूमियत पर हंसते हुए इसे गला लगाकर चाटे से चूम लिया। सीरत ये सब देखकर मुस्कुरा दी। आज इसकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी। इसे एक बात समझ आ गई थी कि जो आपसे मोहब्बत करे इससे जुड़े रिश्तों से भी मोहब्बत हो ही जाती है और इससे आन से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी। इसने इसके अंदर इतनी मोहब्बत भर दी थी कि किसी और जज्बे की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। तो कैसा लगा आपको नावल? अच्छा था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।